स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग इसमें देखेंगे आधुनिक भारत का क्रैश कोर्स। तो इससे पहले भी हम लोग क्रैश कोर्स अपलोड किया है। क्रैश कोर्स आर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो इसमें आधुनिक भारत का हम लोग क्रैश कोर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुगल तक देख लिए थे वहाँ पे, अब औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद अब देखते हैं कि मुगलों का पतन किस तरीके से होता है। तो मुगल का पतन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए कि एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो एक बार इसको जब रिवाइज कर लेंगे आप तो आपका काम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे, पूरा डिटेल में जो दिया है इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, मेन मेन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे इसमें से। तो पहला मुगल साम्राज्य का पतन। तो जो महान मुगल की अवधि थी वो 1526 से शुरू हुई और औरंगजेब के समय 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो यहाँ तक इसका था जो है कि विकास ही हुआ। ठीक है, पतन नहीं हुआ था औरंगजेब तक। औरंगजेब के समय से अंदर से पतन तो धीरे धीरे चालू हो गया था, मगर जो था कॉन्सोलिडेशन था, या जो फिर जो इसकी एकता थी औरंगजेब के डर से कहिए या तो उसकी नीति से कहिए, अभी तक मजबूत थी। इससे औरंगजेब जो है इसकी कुछ नीतियों ने धीरे धीरे जो धागा था, एक संबंध था जो आसपास के राजाओं का, हिंदू राजाओं का और अन्य इसके जो कर्मचारी थे, कर्मचारी कह सकते हैं, जो मनसबदार थे या फिर जो जिसको जागीरदारी दिया था ये आज, जो लोग इसका इसके इसके बिहार पे प्रशासन करते थे। जैसे मान लीजिए हैदराबाद में चिनकिलीज खान था तो वो वहाँ पे करता था, और इधर दक्कन वाला जो था, दक्कन मतलब हैदराबाद वही है, फिर अवध वाला क्षेत्र में जहाँ, फिर से बंगाल वाले क्षेत्र में। तो ये लोग धीरे धीरे औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब खत्म होने वाला था, मतलब मरने वाला था, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या किया, ये लोग अपने आप को एक खुद स्वशासन, अंदर ही स्वशासन चलाने लगे, अपना खुद का शासन करने लगे धीरे धीरे। तो औरंगजेब की मृत्यु के जब 1707 में जो इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो है भारतीय इतिहास में एक युग का अंत उनको ये चिन्हित करता है जब वो खत्म हुआ। उसकी मृत्यु के समय में मुगलों का सबसे बड़ा साम्राज्य था। जब मृत्यु हुआ उसका, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उस समय तक जो मुगलों का साम्राज्य था वो सब अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। कोई भी राजा का जितना बड़ा जो जितने भी प्राचीन भारत से राजा है, सबसे बड़ा साम्राज्य था जब औरंगजेब खत्म हुआ तब। ठीक है, अब दिल्ली, राजधानी दिल्ली थी इन लोगों की। अब दक्षिण तक इसका राज्य था, पूरा था, पूर्व तक भी था, पश्चिम तक भी था, उत्तर तक भी था। तब यहाँ से जो बागडोर है, जब यहाँ का राजा कमजोर होगा तो ये लोग जो है अपना अलग से उठने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरीके से ये उठना शुरू किए वो लोग। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा था। फिर भी उसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के भीतर मुगल साम्राज्य पूरा तरीके से बिखर गया, पूरा अलग अलग टूट गया। ठीक है, तो साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, तो औरंगजेब की नीतियां थी। तो औरंगजेब की नीतियां में पहली जो नीतियां थी, औरंगजेब की नीति जो थी वो हिंदू विरोधी जो नीति थी। इससे क्या हुआ कि जो उसके राजा थे, जो हिंदू राजा इसके जो साथ देते थे, मुगलों के जो साथ देते थे, उनके प्रति जो निष्ठा रखते थे, धीरे धीरे औरंगजेब की धार्मिक और रूढ़िवादी नीतियों ने हिंदुओं के प्रति उसकी नीति ने मुगलों साम्राज्य की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। और राजपूत जो थे, जो कि पूरा एकदम समर्थन करते थे अकबर वगैरह का, अकबर का, शाहजहां का, जहांगीर का, वो लोग धीरे धीरे अपना जो समर्थन है कि स्तंभ कमजोर हो गया। स्तंभ समर्थन तो आज भी था उनका, मतलब वो लोग खड़े रहते थे, मगर जो था वो उतने शिद्दत से नहीं रहते थे वो लोग, तो कमजोर धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, और औरंगजेब की नीति ने उन्हें कटु शत्रु बना दिया, जिसमें सिख, मराठा, जाट, राजपूत के साथ युद्धों ने मुगल साम्राज्य को और अधिक जो था। अब देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ही सिख थे ये अलग, इनसे भी युद्ध लड़ा, मराठों से युद्ध लड़ा, जाटों से युद्ध लड़ा। तो क्या हुआ कि अब तो पहली बात, जो जब युद्ध लड़ेंगे तो धन खर्चा होगा ही, तो धन खर्चा हुआ, सैनिक का ह्रास हुआ। ठीक है, तो इससे भी एक जो है असर पड़ा काफ़ी उसके कोष पे, जो कि धन वाला कोष होता है उनका, उस पर भी काफ़ी असर पड़ा। ठीक है, तो हिंदू जो उसकी नीतियाँ थी वो हिंदू विरोधी थी, जिससे कि हिंदू राजाओं के बीच इसके मन में मुटाव आया और युद्ध लड़ा इसने, जिससे सिखों से, मराठों से, जाटों से, राजपूतों से। तो वहाँ से जो इससे संसाधन वो थोड़ा खत्म हुए। ठीक है, दूसरा कारण कमजोर उत्तराधिकारी। जो औरंगजेब खत्म हुआ तो उसके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र थे, जिसमें मुअज्जम था, जिसको काबुल का गवर्नर था, फिर मोहम्मद काम बख्श था जो दक्कन का गवर्नर था, और मोहम्मद आजम शाह था जो गुजरात का राज्यपाल था। तो इनको बीच में खुद ये लड़ाई की अपना, और जो था उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़े। और लास्ट में जो था मुअज्जम जो था, ये मुअज्जम यही क्या हुआ कि अगला राजा बना। ठीक है, तो मुअज्जम राजा बना इसमें। फिर बड़प्पन की भूमिका जो थी, बड़प्पन की भूमिका मतलब जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अमीरों ने बहुत सारी शक्तियां ग्रहण कर ली। जो इसके ही दरबार में रहते थे वही अमीर जो थे, बहुत सारी शक्तियों को ग्रहण कर लिया, और राजनीति और राज्य की गतिविधियों के पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत हितों के निर्देश पर चलाने लगे उसको। इसके दरबार में जो रईस थे, 4 समूह था रईसों का, एक तुरानी था, ईरानी था, अफगानी था, और भारतीय मूल के जो मुसलमान थे वो भी थे। तो 4 गुट बन गए। औरंगजेब के खत्म होते 4 ये गुट बन गए अलग से, और ये अपनी तरीके से पूरे जो है शक्ति का संचालन करना चाहते थे। तो जो सेंटर था उसी में अब धीरे धीरे सेंध पड़ने लगी, कमजोर होने लगा। ठीक है,
अगला है मजबूत वित्त और विदेशी आक्रमण की कमी। तो इसमें क्या हुआ कि कमी नहीं अधिकता हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगा, अधिक हुआ। तो इसके क्या क्या हुआ, तो कई राज्य जो है, कई स्वायत्त राज्य का उदय हो गया। तो अभी बताया था, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, ये लोग स्वायत्त राज्य का उदय हुआ इनमें, ठीक है। तो उदय होने से क्या होगा कि ये लोग कर जो पहले जितना देते थे उतना वो कर नहीं देंगे, कुछ ही कर देंगे या तो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर से जो कोष पे फिर असर पड़ेगा इनके, तो युद्ध से कोष पे असर हुआ। फिर नए जो राज्यों का उदय हुआ उनसे कोष पर असर हुआ। फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण करके इनका खजाना लूट लिया, इनका सिंहासन तक लेके चले गए सब, समझ लीजिए कितना कमजोर हो गए थे सब। तो सिंहासन भी लेके चले गए इनका, तो उससे शाही खजाने में बहुत नुकसान हुआ, और जिससे कि मुगल सेना का रख रखाव भी अब धीरे धीरे नहीं हो पाता था, तो सेना भी इनकी कमजोर होने लगी, ठीक है। इसके इसके अलावा भी अप्रभावी मुगल सेना और सैनिक शक्तियों की उपेक्षा होने लगी। तो अप्रभावी मुगल सेना थी, तो मुगल सेना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रह गया था। कई लड़ाई हारने के बाद में धीरे धीरे लोग असक्षम होने लगे और हतोत्साहित हो गए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में देखेंगे तो आप जैसे अंग्रेजों का आक्रमण आक्रमण करे आगमन, और उसके बाद में डच डच आए, तो जितने यूरोपीय जो थे कंपनियां थी भारत में, धीरे धीरे उनका आगमन होने लगा। तो ये लोग भी देखे कि मौका का फायदा ये लोग भी उठाए कि एक दूसरे के प्रति ये लोग खुद ही आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा हम उठाते हैं। तो ये लोग कूटनीति से अपने, ठीक है, सब सब हर जगह सबसे सबसे धन लूटा इन्होंने, हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी राजा हो, सबसे इन्होंने धन को लूटा, जो यूरोपीय लोग थे, ठीक है। तो ये लूटा इन्होंने। तो अंग्रेजों के आगमन से काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इनका जो सैन्य शक्ति मजबूत थी काफ़ी अंग्रेजों की, और काफ़ी स्किल इनके पास था, ठीक है। और अगला क्षेत्रीय शक्तियों और राज्यों का उदय। तो इसी काल में तीन श्रेणियों में राज्यों को बांटा जा सकता है। तो पहला उत्तराधिकारी राज्य। तो उत्तराधिकारी राज्य का मतलब था कि वे राज्य जो इनके मनसबदार थे, प्रभावशाली और उच्च मनसब वाले मुगल कुलीन थे, ठीक है, मुगल कुलीन या मुगल अमीर थे, ठीक है। उन्होंने अपनी बढ़ती ताकत और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर कुछ दुर्जेय प्रांतीय राज्यों की स्थापना की। हालांकि उन्होंने मुगल शासन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों से राज्य से नाता नहीं तोड़ा, ठीक है। मुगल से स्वतंत्र तो हो गए मगर नाता नहीं तोड़ा। इस श्रेणी में जो आता है उसमें बंगाल है, हैदराबाद है, बंगाल है। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां था, ठीक है। हैदराबाद में उसका नाम था कमर उद्दीन सिद्दीकी, जिसे जिसे फर्रुखसिया ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी, निजाम उल मुल्क, ठीक है, उसको उपाधि दी थी। फिर हैदराबाद का निजाम उल मुल्क था, और अवध का सदात खां बुरहान उल मुल्क था, ठीक है। सआदत खां था, जिसे बुरहान उल मुल्क कहते थे, ठीक है। ये भी स्वतंत्र हो गए। तो ये लोग थे क्या कि अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और क्या हुआ कि ये लोग मुगलों से अपना जो है वो नहीं तोड़े, मतलब कि रिश्ता नहीं तोड़ा, ठीक है। अगला जो दूसरा राज्य था वो स्वतंत्र राज्य था। स्वतंत्र राज्य क्या होता है कि ये दूसरी श्रेणी के थे, मुगलों के अधीन बहुत अच्छी तरह से सेवा की थी इन्होंने, परिणाम स्वरूप राजपूत राज्यों को जैसे, तो इसमें राजपूत राज्य आते थे, उसमें था इनको वतन जागीर मिली हुई थी, वतन जागीर, ठीक है। वतन जागीर क्या होता है, तो वतन जागीर वो होता है जिससे कि ये लोग, इनको स्वायत्ता मिली थी कि आप हमारे अंदर रहेंगे, ठीक है, पूरा मुगल मुगल है ये, ठीक है, इसी के अंदर ये लोग रहेंगे, मगर ये इनकी स्वायत्ता रहेगी, अपने क्षेत्र में ये लोग कोई भी नियम कानून चला सकते हैं, उसमें मुगल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर मुगलों की सेवा देंगे, सैन्य सेवा। जब ये मुगल के लड़ाई में जाएगा तो इनके जो सेनापति वो लोग जाएंगे, वो लोग लड़ेंगे, मुगलों के प्रति वफादार रहेंगे, मगर अपना स्वयं का जो शासन है वो लोग अपना स्वायत्ता का आनंद लेंगे, और उनको अनुमति थी कि अपने हिसाब से अपने अंदर का लोग शासन चला सकते हैं। तो वतन जागीर कहते थे। तो वतन जागीर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है वतन वतन जागीर कौन कौन थे। तो वतन जागीर में मैसूर था, ठीक है, मैसूर था, केरल था, और राजपूत राज्यों में अंबर के राजा सवाई सिंह, ये लोग थे, ठीक है। अब तीसरा जो था विद्रोही राज्य, तीसरा विद्रोही राज्य थे, जिसमें कौन कौन आते थे, तो मुगल सत्ता के खिलाफ ये लोग विद्रोह करते थे, उसके बाद ये लोग उभरे थे। तो इस श्रेणी में था सिख था, जाट था, अफगान और मराठा थे, जाट अफगान थे और मराठा थे, ठीक है। ये इस समूह के थे, और इसमें मराठों ने पश्चिमी भारत में अपनी स्थिति मजबूत की थी काफ़ी, और ये लोग विद्रोह कर किए थे इनसे, किससे, मुगलों से। कभी भी ये लोग मुगल के सामने ये लोग गए नहीं। तो उसमें सिख थे, अफगान जाट थे और मराठा थे, तीन लोग थे। तो तीन तरह के राज्य हो गए, ठीक है। अब जो बाद में मुगल के साम्राज्य के जो भी राजा हुए, उसमें जो था बहादुर शाह था, सबसे पहले बहादुर शाह था। फिर उसके बाद में जहांदार शाह आया, ठीक है, जहांदार शाह हुआ। फिर फर्रुखसियर हुआ, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह हुआ, मोहम्मद शाह। फिर अहमद शाह हुआ। फिर आलमगीर शाह हुआ, आलमगीर आलमगीर द्वितीय हुआ, ठीक है। शाह आलम द्वितीय हुआ, ठीक है। अकबर द्वितीय हुआ। और फिर से बहादुर शाह जफर जो हुआ 1837 से 1857 तक, ठीक है, ये हुआ 11वें नंबर पे। तो ये लोग धीरे धीरे हुए, ठीक है। तो ये लोग बाद में मुगल साम्राज्य में ये लोग जो थे 10-11 लोग हुए,
तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी जो 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 मेन मेन है उसको उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे इसमें जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जिसको कहते हैं, जफर कह रहे हैं, बहादुर शाह जो था, इसको इसके मुअज्जम था, ये मुअज्जम जो बताए थे आगे, मुअज्जम, मुअज्जम 1707 में ये गद्दी पे बैठा था। तो ये पुत्र था औरंगजेब का, ठीक है। तो इसे साहेब बेखबर कहते थे, याद रखिएगा इसको, साहेब बेखबर, ये साहेब बेखबर की उसको उपाधि दी गई थी, ठीक है। और जो इसने क्या किया, इसने और बर्बाद किया। इसने रईस जो थे, जो चार जो कैटेगरी के रईस थे, उनको उनके प्रति उदार नीति का पालन किया इसने। और जो वो क्षेत्र मांगते थे, अपने पसंदीदा क्षेत्र जो मांगते थे, उनको दे दिया ये, ठीक है। और इससे जो है राज्य की वित्तीय स्थिति और भी बिगड़ती गई। तो जो क्षेत्र वो मांगते थे, जहाँ पर ज़्यादा राजस्व होता था, जहाँ उपज होती थी, उनको लेके वो लोग अपना मजा करते थे। और ये लोग अपने था बाट में डूबे रहते थे, इनको पता नहीं चलता था कि हमारा राजस्व धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बहुत दिक्कत होती रही, ठीक है। यह भी माना जाता है कि इसका असली सत्ता था इसका वजीर जो था, जो जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जुल्फिकार खान इसके हाथों में थी। तो मुअज्जम का ये वजीर था, ठीक है। तो ये बात थी, इसने ये जो था, हालांकि इसने जजिया कर को कभी समाप्त नहीं किया, तो मुअज्जम खान ने जजिया कर को समाप्त नहीं किया। याद रखिएगा, ये जो जुल्फिकार खान है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में था, बहादुर शाह के बारे में था, जो मुअज्जम था, साहेब बेखबर इसको कहते थे। उसके बाद आया जहादार शाह, ठीक है। जहादार शाह आया, तो जहादार शाह को कहते थे लोग कि ये क्या करता था कि एक इसके यहाँ लाल कुमारी नाम की एक बेस्या थी, लाल कुमारी, लाल कुमारी नाम से इसके यहाँ बेस्या थी। उसी में क्या करता था, उसी का जो बेस्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, तो ये दरबार में हस्तक्षेप कर सकती थी। उसको इसने आदेश दे दिया था कि ये कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके चार बेटों में, जिसमें जहादार शाह, अजीम उस शाह, जहान शाह और रफ़ी इस शाह के बीच उत्तराधिकार का एक नया युद्ध हुआ। अंतिम तीन युद्ध के दौरान मारे गए, अंतिम में जो तीन युद्ध में, और बाकी लोग मारे गए, जिसमें जहादार शाह सिंहासन पर बैठा, लास्ट में जहादार शाह ही बैठा, कामयाब रहा, ठीक है। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे सब, लंपट मूर्ख। तो पूछता है एग्जामों में, तो लंपट मूर्ख किसे कहते थे, तो जहादार शाह को कहते थे लंपट मूर्ख, ठीक है। साहेब बेखबर इसे ऊपर वाला था, क्या नाम था उसका, शाह आलम था ना, क्या नाम था इसका, बहादुर शाह था, बहादुर शाह था, उसको साहेब बेखबर था। और ये था जहादार शाह, लंपट मूर्ख था, ठीक है। याद रखिएगा इसको। तो इसमें जो है, इसमें भी जो जुल्फिकार खां था वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो जुल्फिकार खां के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसने मराठों, राजपूतों और विभिन्न हिंदू सरदारों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था। कौन, तो जुल्फिकार खां ने। उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, और अजीत सिंह जो मारवाड़ को, और महाराजा और आमेर के जय सिंह को मिर्जा राज सवाई की उपाधि दी थी। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राज सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो जुल्फिकार खां ने दिलवाई थी, तो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिसको लंपट मूर्ख ने दी होगी, तो इसी ने दिलवाई थी, या तो खुद इसी ने दी रही होगी। तो याद रखिएगा इसको। अगर पूछता है ऑप्शन में, अगर जुल्फिकार खान है तो उसको आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा उसी को, क्या नाम है उसका, जहादार शाह को। उन्होंने साहू को, जो साहू मतलब जो मराठा में था, को दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी भी प्रदान किया था। किसने, जुल्फिकार खान ने। हालांकि बंदा बहादुर और सिखों के खिलाफ जो दमन की पुरानी नीति जारी रही, तो बंदा बहादुर और सिख के प्रति जो दमन की नीति जारी रही, जो पहले से ही, जो उसके समय से, क्या नाम है उसका, औरंगजेब के समय से ही चलती आ रही थी। जुल्फिकार ने जागीरों और कार्यपालकों के अंधाधुंध जो अनुदान की जांच करने हेतु साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधारने का भी प्रयास किया था इसने, ठीक है। उसने मनसबदारों को सैनिकों का अधिकारी कोटा भी बनाए रखा, ठीक है। तो ये सब बढ़िया काम ये कर रहा था, ये मतलब कि ये स्टेब्लिश बहुत बढ़िया से कर रहा था, कि सोच रहा था कि फिर से हम लोग थोड़ा अच्छा शासन करें, और धीरे धीरे सैयद बंधु अब आएंगे और जुल्फिकार खां को मरवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर आया फर्रुख सियर। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं कि लंपट मूर्ख के बाद जो जहादार शाह था, जहादार शाह के बाद जहादार शाह या लंपट मूर्ख के बाद में अगला बना फर्रुख सियर। फर्रुख सियर बना, इसको कहते थे घृणित कायर, कहते थे उसको घृणित कायर, ठीक है। इसके समय में सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधु, ये लोग किंग मेकर्स की भूमिका में थे, ठीक है। और फारूक सियर ने अपने भाई जहादार शाह को आगरा में 1773 में हराया था, मार दिया था उसको, ठीक है। और इसी के समय में सैयद बंधु जो थे, किंग मेकर्स के रूप में लोग इसका समर्थन करते थे, सिंहासन का। तो फारूक सियर को उन्होंने बैठाया। तो सैयद बंधु को पूछता है कौन कौन सैयद बंधु में थे, तो हुसैन अली जो था, एक हुसैन अली था, मीर बख्शी था वो, और सैयद अब्दुल्ला खां था, वजीर बन गया, ठीक है। कैसे वजीर बना, तो अभी वो लोग मरवा देंगे उसको, क्या कहते हैं कि जुल्फिकार खां को लोग मरवा देंगे, ये सैयद बंधु मरवा देंगे और खुद जो है सत्ता पे कंट्रोल कर लेंगे। तो सैयद बंधुओं ने जुल्फिकार खां की हत्या कर दी,
और खुद को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर लिया, जैसे कि मीर बख्शी पे, और वजीर बन गया खुद एक। ठीक है। तब सैयद बंधुओं ने मराठों, जाटों और राजपूतों के साथ संधि बनाने की कोशिश की और सिख विद्रोह को दबाने में भी ये लोग सफल रहे। इसी दौरान सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। तो इसी इन्हीं लोगों के समय बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। 1707 के फारूक सियर के ने ईस्ट इंडिया कंपनी, अब से पहले मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली रही थी, 1600 ईस्वी में आ गई थी, उसके बाद में अपना धीरे धीरे कार्यक्रम कर रहे थे सब। तो उसी में वो लोग चाहते थे कि हम कहीं अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करें, कहीं अपना कोठी बनाएं जहाँ पे अपना सामान को वेयर हाउस बना के उसमें सामान को रख सकें। रखने के बाद फिर धीरे धीरे हम वहाँ से सब मतलब एक्सपोर्ट करें या भेजा करें यूरोप में और अन्य जगह बेचने के लिए। तो वो लोग चाहते थे हम कोठी बनाना जगह जगह पे। तो मगर उनको कोई जैसे लोकल राजा थे वहाँ के, तो वो लोग जल्दी इनको अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि उस समय जो था अंग्रेजों के साथ साथ में मेन मेन जगह पे जहाँ जहाँ कोठी थी, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट का सिस्टम था, बंदरगाह था, वहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना कब्जा किया था। पुर्तगाली जो थे काफ़ी मजबूत स्थिति में थे वो लोग। तो वो लोग विरोध करते थे आके, और वो लोग बहुत विरोध करते थे इसका कि अगर ये लोग कि अंग्रेज ना बना पाए। मगर जो था 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को भी व्यापारिक विशेषाधिकार दे दिया कि आप लोग भी व्यापार करिए, छूट देता हूँ मैं आपको। बंगाल के माध्यम से अपने व्यापार के लिए सीमा शुल्क में छूट इन्होंने प्राप्त कर ली फारूक सियर से। तो उनको इसी वही कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसने फारूक सियर ने जो दे दिया था इनको। ठीक है। तो ये पूरा मामला इनका है। तो जो फारूक सियर के जो दरबार में 1715 ईस्वी में 1715 में इंग्लैंड से शिष्टमंडल आया, जो जॉन सूरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फारूक सियर के दरबार में 1717 में पहुंच गया। ठीक है। तो उसने क्या किया, तो उसने कहा कि इस समय फारूक सियर जानलेवा घाव से पीड़ित था, इसलिए शिष्टमंडल ने में हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था, एक हैमिल्टन डॉक्टर था। तो उसने क्या किया, फारूक सियर का इलाज किया, और फारूक सियर जो है उसका फोड़ा वोड़ा ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो वो खुश हो गया। खुश होने के बाद में उसने अंग्रेजों को कहा कि आप लोग क्या चाहिए आप लोगों को। तो उसने कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि हमको व्यापार करने की छूट दे दीजिए बंगाल में। तो उसने अनुमति दे दिया कि ठीक है आप जाइए, अब व्यापार करिए आप लोग। और अंग्रेजी सिक्का को भी मान्यता प्रदान कर दी कि अंग्रेजी जो सिक्के हैं वो भी जो है हमारे, अब जितना हमारा शासन है वहाँ पे चलेगा आपका अंग्रेजी सिक्का। ठीक है। तो फारूक सियर द्वारा जारी जो घोषणा थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। ठीक है। तो काफ़ी वो लोग यहीं पे जो था गलती हो गई बहुत बड़ी, फारूक सियर ने कर दिया। खुशी खुशी में उसने इतना ज़्यादा उनको दे दिया कि बाद में बहुत बस आगे चल के यही जो है एक बड़ा चीज़ बन के उभरा और इनके खुद के पतन का कारण बना धीरे धीरे। ठीक है। इसके बाद में जो थे सैयद बंधु का बात फारूक सियर नहीं सुनता था, तो दिक्कत कर रहा था फारूक सियर सैयद बंधुओं को। तो इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ के साथ ये लोग संधि करके फारूक सियर की हत्या करवा दी सब। 1719 में फारूक सियर को मरवा दिया सब। कौन मरवा दिया, तो सैयद बंधुओं ने उनको मरवा दिया। ठीक है। याद रखिएगा, मराठाओं से बालाजी विश्वनाथ से संधि करके। ठीक है। तो रफ़ी उद दरजात या रफ़ी उद दल्लाह जो है शाहजहां दूती की उपाधि से ये जो है गद्दी पर 1719 में बैठा, मगर कोई काम नहीं, बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया, एक ही साल रहा है, फिर ये ख़त्म हो गया। अगला फिर आया मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला था ये। ठीक है। तो ये जो युवतियां थी उनके प्रति बहुत इसका झुकाव था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण से मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था, या रंगीला बादशाह इसको कहा जाता था। यह एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने ख्यालों की रचना की थी। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही रंगीला था ये, तो इसको बहुत ज़्यादा ये भी कुछ कर नहीं पाया। तो 1719 से 1748 तक ये रहा। ठीक है। तो रोशन अख्तर को 1719 में मोहम्मद शाह के रूप में सिंहासन पर बैठा, रोशन अख्तर नाम था इसका, मोहम्मद शाह के रूप में ये सिंहासन में बैठा था। सैयद बंधुओं ने जल्द ही मोहम्मद शाह को 1720 में निजाम उल मुल्क या चिनकलीज खां और उसके पिता के चचेरे भाई मोहम्मद अमीन खां की मदद से इसको मार डाला। तो मोहम्मद शाह को भी सैयद बंधुओं ने ही मारा। ठीक है। और इसी के समय में मोहम्मद शाह के समय में ही मोहम्मद शाह के समय में जो हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो याद रखिएगा, इसी के समय मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही चिनकलीज जो खां था, चिनकलीज खां ने क्या किया, निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की, निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की, और क्या किया, हैदराबाद की स्थापना की। ठीक है। 1725 में स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। हैदराबाद स्थापना नहीं, हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है कि, और इसका शासक खुद बन गया निजाम उल मुल्क। ठीक है। याद रखिएगा इसको। हालांकि उसके शासन के दौरान ही स्वतंत्र राज्य उभरे। ठीक। निजाम उल मुल्क ने दक्कन पर, सादत खां अवध पर, और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल और उड़ीसा पर, बिहार बंगाल उड़ीसा पर अपना कब्जा कर लिए। ठीक है। वहाँ पे स्वतंत्र घोषित हो गए थे। पूछेगा कभी कि किसके शासनकाल में जो थे कि स्वतंत्र राज्य उभरे,
तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उभरे थे। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक एक ही में था, उसको बंगाल टोटल कहते थे, बंगाल। ठीक है, इसके अलावा अवध पे मुर्शीद कुली खां और शहादत खां जो था, शहादत जो था खां जो था अवध पे, और मुर्शीद कुली खां जो था बंगाल पे शासन किया। इससे क्या हुआ कि और भी कमजोर होती चली गई जो मुगल जो सल्तनत थी, धीरे धीरे कमजोर होती गई। और इसी के समय में तो और भी पूछता है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, जो चार इसके में नहीं थे, चार हम बताए थे आपको, चार शक्तियां थी, तुरानी थे, ईरानी थे और कुछ भारतीय थे और अफगान थे। तो तुरानियों ने, तुरानी, इन्होंने क्या किया, तो तुरानियों ने हैदराबाद में स्थापना की। तो निजाम उल मुल्क जो था वो तुरानी था, उसने हैदराबाद पे अपना स्थापना किया स्वतंत्र राज्य की। और ईरानी थे कौन, तो अवध में जो अवध का था, मतलब शहादत खां जो था, शहादत खां, यह ईरानी था। ठीक है, ये जो था ईरानी बसे कहाँ जाके, तो अब अवध का क्षेत्र जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, तो लखनऊ वगैरह वाला क्षेत्र जो है ये अवध में आता था। तो यहाँ पे शासन किए ईरानियों ने। ठीक है, अभी देखिए इसी के समय में मोहम्मद शाह रंगीला के समय पूछता है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो जो फारस का ईरान का ईरानी था, ईरान का जो सम्राट नादिर शाह था, जिसको हम फारस भी कहते हैं, फारस, फारस। ठीक है, तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो मोहम्मद शाह ही था। ठीक है, मोहम्मद शाह ही था, 1739 में किया था। उसके बाद 10 साल तक ये शासन में रहा। फिर उस नादिर शाह ने क्या किया कि नादिर शाह 70 करोड़ रुपए की धनराशि जो है शाहजहां का बनवाया ताऊद, तख्ते ताऊद भी उठा ले गया, जो कोहिनूर हीरा जिसमें जड़ा हुआ था, उसको फारस से ईरान लेके चला गया। ठीक, 70 करोड़ रुपया और लूटा, दिल्ली में कत्लेआम किए सब। फिर तख्ते ताउस उठा के लेके चले गए, मयूर सिंहासन जिसको कहते थे उसको लेके चले गए। तो कभी कोई पूछता है कि जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला था उस पर बैठने वाला अंतिम शासक। ठीक है, तो तख्त लेके चला गया वो उठा के। तो नादिर शाह का आक्रमण जो था ये काफ़ी भयानक था। ठीक है, क्यों आक्रमण क्यों किया इसने, तो क्या कि जब नादिर शाह के ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो कुछ अफगान जो है रईस जो थे वो रंगीला के यहाँ शरण ले ली, तो रंगीला ने उनको शरण भी दे दिया। ठीक है, नादिर शाह ने जब अफगानिस्तान पे आक्रमण किया तो वहाँ के भगोड़े जो थे, जो वहाँ के जो जो रईस थे अफगान के, वो आके यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, भारत में आ गए वो लोग, दिल्ली में इसने शरण दे दी, इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो इसी वजह से उसने आक्रमण किया नादिर शाह ने, और लूट के बर्बाद कर दिया पूरा दिल्ली को। साथ ही शहादत खां, निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को भारत में आक्रमण करने के लिए भी आमंत्रित कर दिया था। तो शहादत खां जो था, जो वहाँ था अवध वाला था, और जो निजाम उल मुल्क था जो हैदराबाद वाला था, उसने ही इनको बुलाया। ठीक है, मोहम्मद शाह ने जो रंगीला था आत्मसमर्पण कर दिया और उसने कुल लूटा एकदम से, और खजाना खाली करके लेके सब भाग गया। ठीक है, तो 1749 में नादिर शाह का आक्रमण किया था, उस समय राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछता है। ठीक है, अगला शासक बना अहमद शाह। तो ये जो था कुम- कुदसिया बेगम जो नाचने वाली एक लड़की थी, और मोहम्मद शाह रंगीला का ये बेटा था। ठीक है, ये सिंहासन पर इसको बैठाए सब, मगर ये भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, दिल्ली के चारों ओर एक छोटा सा जिले में सिमट गया था उस समय, सब पूरा सब अलग हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली के अफगान के शासक ने कई बार दिल्ली पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया इसमें, देखिए ऊपर था, ऊपर कौन आक्रमण किया था, नादिर शाह ने आक्रमण किया। फिर अफगानिस्तान वाले फिर आक्रमण कर रहे हैं, उसमें था अहमद शाह अब्दाली ने, जो अफगान के शासक थे, कई बार दिल्ली पर आक्रमण किया और मुल्तान के साथ साथ पंजाब उसको सौंप दिया। साम्राज्य जो अचानक जो था दिल्ली के चारों ओर ही बस सिमट के रह गया। तो अब जो राजा थे, मुगल शासक, तो उसका बस दिल्ली के आसपास जैसे एनसीआर का क्षेत्र है वैसे ही मुगल का जो है शासन रह गया था। ठीक है, गाजी उद्दीन या इमादत उल मुल्क, दक्कन के मृतक निजाम उल मुल्क के पोते, जिसने अब किंग मेकर की भूमिका निभाई, और उसके द्वारा अपदस्थ और अंधा कर दिया गया किसको, तो अहमद शाह को। फिर आलमगीर द्वितीय बना, तो आलमगीर द्वितीय भी कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। औरंगजेब की उपाधि इसने धारण की थी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं पूछता नहीं है इसको, क्रोनोलॉजी पूछता है, ये बात है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा किसको, तो शाह आलम द्वितीय को, क्या नाम था इसका, आलमगीर द्वितीय को बार बार इसका सामना करना पड़ा। इसी के समय में जो था प्लासी का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय जो 1759 से 1754 तक, 1754 से 1759 में बना था, 1754 से 1754 से 1759 तक ये शासन किया। ठीक है, तो इसी के समय क्या था, अब 1757 में किसी क्रांति हुई, तो प्लासी का युद्ध हुआ, क्रांति नहीं प्लासी का युद्ध हुआ, तो उन्हीं में इसी के समय हुआ था, किसके समय पे, तो याद रखिएगा क्या नाम था इसका, आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। ठीक, तो ये पूरा मामला था तो इन लोगों का। तो इसको भी जो आलमगीर द्वितीय था,
आलमगीर द्वितीय का भी जो हत्या था, उसी का जो वजीर था इमादत उल मुल्क ने हत्या कर दी। उसका वजीर था इमादत उल मुल्क। ये कौन था? निजाम उल मुल्क का लड़का था ये। निजाम उल मुल्क का लड़का था। उसने इसको भी मार दिया, आलमगीर द्वितीय को भी इसने मार दिया, हत्या कर दिया। फिर शाह आलम द्वितीय को बैठाया गया 1857 18 1759 से 1806 तक ये शाह आलम द्वितीय जो है गद्दी पर बैठा। तो अफगान प्रमुख गुलाम कादिर द्वारा इसको अंधा कर दिए जाने के बाद उन्होंने मराठा तथा सिंधिया द्वारा इसको बचाया गया। ठीक है, तो ये बना शाह आलम द्वितीय। तो इसे इसे अली गौहर भी कहते थे, अली गौहर। अली गौहर की उपाधि से बैठा। ठीक है, इसका शासनकाल जो था 1803, इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इसी के समय। ठीक है, और 1761 ईस्वी में, इसी के समय 1761 में, इसके समय नहीं, इसके आगे। तो ये बात समझ लीजिए कि वह पहले मुगल शासक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बने। तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया किसने? 1803 में, वर्ष 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इसको शाह आलम द्वितीय को पेंशन में भेज दिए सब। शाह आलम द्वितीय को पेंशन में भेज दिए, जो अभी 50 साल पहले इतना बड़ी सत्ता थी 1707 में, अब देखिए 50 साल में ही बर्बाद हो गया सब, इसको पेंशन पे भेज दिए सब। औरंगजेब था तो कितना मजबूत सब मामला था। अब शाह आलम द्वितीय के समय में ये पेंशन भोगी हो गए। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा अधिकार कर लिया और सबसे पहले पेंशन भोगी बने शाह आलम द्वितीय। तो पूछता है पहला पेंशन भोगी कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, पहला पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बने। ठीक है, बक्सर की लड़ाई जो थी 1764 में, प्लासी का युद्ध तो हो गया था आलमगीर द्वितीय के समय, ये जो प्लासी का युद्ध है। फिर उसके बाद में बक्सर की जो लड़ाई हुई तो उस समय था कौन? तो शाह आलम द्वितीय के समय में 1764 में क्या हुआ कि बक्सर की लड़ाई हो गई और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत ली। किसको हराया? तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। अब मोहम्मद शाह आलम द्वितीय जो था, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय यही वाला, ये भी हार गया। तीनों मिल के हार गए सब, तीनों मिल के लड़े फिर भी हार गए सब। और इसके बाद में जो जो ग्रोथ की अंग्रेज कहा नहीं जा सकता उनको, तो युद्ध की समाप्त कर दिया और इलाहाबाद की संधि हुई 1764 में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, ये भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और यहीं से पूरा कहानी का सिस्टम ही पलट गया। ठीक है, अब पूरे भारत पे इससे पहले जो थे ये लोग साउथ में जीतते आए थे अंग्रेज जो थे। इसके पहले कर्नाटक वार हो गया है, फिर मराठे भी अभी 1761 में मराठे भी बर्बाद हो जाएंगे। अभी पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1761 में, तो वो लोग भी बर्बाद हो गए थे। फिर उसके बाद में सारा जो सत्ता था जो इधर उधर थी सबको इन्होंने हरा दिया अंग्रेजों ने, और लास्ट में इनको भी हरा दिया, मुगलों को भी हरा के संधि कर ली, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बहुत चीज़ें बदल गई। ठीक, अब शासक को किसको बनाया सब? तो अकबर द्वितीय बने, अकबर द्वितीय शासन बने। तो शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। केवल 1803 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण के तहत इनको दिल्ली पर अधिकारी बनाया गया, ताकि जो जनता है उसका कम से कम विश्वास जो बना था मुगल साम्राज्य में। इसी वजह से अंग्रेज क्या करते थे कि इन लोगों को इसी में बैठा देते थे, इन लोगों को इसी में दे देते थे कि चलो ठीक है तुमको, मैं अंग्रेजों के संरक्षण में ये बने, दिल्ली का अधिकार कर लिए। ब्रिटिश संरक्षण के तहत अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और इनको जो है दिल्ली पर बैठाया सब अकबर द्वितीय को। ठीक है, और यही जो थे 1826 में राजा राम मोहन को राजा की उपाधि इन्होंने दी थी अकबर द्वितीय ने, और इन्होंने ही उनको भेजा था अपना केस लड़ने के लिए कि अपना मेरा पेंशन बढ़ा दें। जब पैसे बढ़ाने के लिए ये लोग केस लड़ने के लिए इनको विदेश भेजा था। किसको? राजा राम मोहन राय को, जहाँ पे वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की। ठीक है, वह एक महान कवि थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव फूलवाली की शहर की शुरुआत का जो श्रेय दिया जाता है इन्हीं को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अकबर द्वितीय जो था बस ये राजा राम राय के लिए ही ये फेमस थे। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के बाद से ही पूरा इनका भी काम गेम जब पूरा अंग्रेजों इनका क्या कहते हैं कि मुगलों का भी बहुत ज़्यादा पतन हो गया। अब जो आते हैं ये बहादुर शाह द्वितीय, ये जो थे ये 1858 तक ये थे, 1837 से। तो ये अंतिम जो है मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो वे एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका जो उपन्यास था जफर जो कि विजयी था। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं इसका। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और विद्रोह के दमन के बाद उन्हें रंगून या बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1862 में हो गई। पूरा खेल जो था इन लोगों का समाप्त हो गया। और इसी के बीच में जो था पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरीके से हार हुई और जो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था, इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है,
गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या की करवा दिया था। तो शाह आलम द्वितीय था, उसकी हत्या जो था ये वाला। तो उसके जो पॉइंट का जो पूछ देता है कभी कभी, तो जो शाह आलम द्वितीय था ये वाला, ये इसकी हत्या जो थी, ये गुलाम कादिर शाह ने इसको करवा दिया, कादिर खान ने इसका हत्या करवा दिया था। ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम शासक बना, जिसके बारे में हमने बात की है। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया। ठीक है। लाल किला स्थित हीरा महल में बहादुर शाह जफर ने बनाया था। तो लाल किला में स्थित हीरा महल था, बहादुर शाह जफर ने उसको बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। ठीक है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो ये भी कभी कोई पूछता है तो इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मशहूर शायर जो मिर्जा गालिब थे, बहादुर शाह जफर के समय ही थे। तो बहादुर शाह जफर के समय में जो ये था, बहादुर शाह द्वितीय था, इसको बहादुर शाह जफर भी कहते थे। इसी के समय मिर्जा गालिब भी थे। ठीक है। तो इसने जफर नाम एक उपनाम से इसने क्या लिखा था, एक कविता इसने जफर नाम से एक कविता लिखी थी, जिसका नाम विजयी था। जफर मतलब विजय होता है। तो रंगून भेजिएगा। तो ये पूरा अकबर का जो लिगेसी थी पूरी खत्म कर दी है ये लोग। और अब जो था यूरोपियों का आगमन, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कैसे कैसे यूरोपियन का आगमन हुआ। ठीक है। तो भारत का जो यूरोपियन का भारत में जो आगमन था, ये जो था भारत का जो संबंध था, व्यापारिक संबंध, वो बहुत पहले से व्यापारिक संबंध था। तो प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक संबंध स्थापित थे। हालांकि उसमें समुद्री मार्ग नहीं था। वो लोग आते थे, जानते कैसे? ये जो मैप देखिए, मैप में समझ में आएगा। मैप में वो सब जो आते थे यूरोपीय क्षेत्र है। मान लीजिए यूरोप है इधर का पूरा मामला, ये वाला क्षेत्र पूरा यूरोप है। तो वो लोग कैसे आते थे? तो ऐसे आते थे वो लोग, यहाँ से होते हुए तुर्की होते हुए, यहाँ से टर्की होते हुए, फारस इसका तरह सीरिया वगैरह होते हुए, यहाँ से इधर दो रूट था, यहाँ से इधर से फिर ऐसे आते थे, फिर ऐसे आते हुए फिर वो भारत पहुंचते थे, या फिर ऊपर से ऐसे आते हुए फिर यहाँ भारत आते थे। तो दो रास्ता था, एक तो सीरिया होते हुए आना था उनको, एक जो होता था तुर्की होते हुए, ऊपर से इधर अजरबैजान वजैन की तरफ इधर होते हुए यहाँ से नीचे आके फिर वो इंडिया पहुंचते थे। ठीक है। तो कई रास्ते थे इनके, तो भूमि से इनको आते थे पहले। अब यहाँ से जाते थे घोड़े से, जैसे जाते थे लोग। अब फिर से यहाँ पूरा इस क्षेत्र में व्यापार होता था। ठीक। तो क्या हुआ, जब एक ऑटोनोमन साम्राज्य था इसी में तुर्की के पास में, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ ऑटोमन साम्राज्य का शासन हो गया। ठीक है। इसने कहा कि हम लोग यूरोप के इधर नहीं आने देंगे, यूरोप के यहाँ हमारे तरफ से व्यापार नहीं होगा। तो इसने क्या किया, यहाँ बंद कर दिया इन लोगों को, व्यापार इन लोगों का इधर आने से रोक दिया। कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे यहाँ पे, या व्यापार नहीं करने देंगे। ठीक है। ये साम्राज्य थे। अब ये जो अगर बंद कर देंगे यहाँ से पूरा हॉलिस्टिक, तब क्या होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है। इधर कोई आ नहीं पाएगा, ना इधर से कुछ सामान जा पाएगा। जैसे अभी पाकिस्तान में हुआ है, जब यहाँ बंद थे, यहाँ से कुछ नहीं जा पाता, ना अफगानिस्तान में जा पाता है, ना पाकिस्तान में जा पाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य ने इसको बंद कर दिया। तो अब जो अंग्रेजों की जरूरत थी, जिसमें कि मसाले थे, मांस का संरक्षण करने के लिए मसाला खाते थे, गर्मी करने के लिए वो मसाला खाया जाता था। और जो यहाँ से अन्य जो विलासिता वाली वस्तुएं थी, जो भारत और इधर के एरिया में पूरा मिलती थी, रेशा मौसम जो था, और मलमल था, कपास था, सोरा था, जो इधर से बढ़िया बढ़िया सामान था, इन्हों खाने पीने वाला विलासिता वाला, वो लोग यहाँ से नहीं जा पाया। तो ये लोग क्या किए, अब धीरे धीरे नवीन रास्ता की खोज करने लगे कि एक रास्ते पे डिपेंड रहेंगे तो ऐसे ही कभी भी हम लोग रोक देगा। तो ये लोग नवीन रास्ता की खोज करने लगे। ठीक है। तो इन्होंने और क्या कारण था इसका, तो पहले तो मांस संरक्षण करना चाहते थे लोग, तो काली मिर्च के साथ ये लोग उसको मिला कर रख देते थे, तो कई दिन तक रखा रहता था। ठीक है। उसके अलावा जो काली मिर्च के साथ ये लोग खाते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था, और मसाले भी मांस खाने के लिए ले जाते थे। इसके अलावा भारत की समृद्धि तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के संसाधनों की जानकारी इनको धीरे धीरे मिल गई थी, कि इधर संसाधन बहुत हैं, तो उधर हमको चलना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा 1453 में उस्मानिया सल्तनत के कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। तो ये कुस्तुनतुनिया इधर ही था। तो उस्मानिया सल्तनत ने इसको जब जीत लिया, जो बताया था अभी मैं, तो उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। परिणाम स्वरूप उसने एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों का, जबकि यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर बेनिस तथा जेनोवों के नवीन स्थापित एक अधिकार को इसने तोड़ दिया। तो पहले था अरब, जो था अरब वाले इधर वाले क्षेत्र अरबिया थे, तो ये लोग व्यापार करते थे, ले जाते थे, उधर से लेके आते थे। और ये बेनिस वाले जो है, इटली वाले जो थे, इधर से बेनिस वाले जो इधर वाले क्षेत्र के, वो लोग भी इस पे अधिकार था इन लोगों का, कि ये लोग इसी रूट से जाना था, तो ये लोग यहाँ पे कंट्रोल करते थे, और ये अरब वाले यहाँ पे कंट्रोल करते थे। मगर इस क्षेत्र पे एक दूसरा शासन आ गया, जो कि इनके बेनिस वालों को और इनका दोनों का ही एक अधिकार जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। इनको यहाँ पे कहा कि अब किसी को नहीं करने देंगे, क्रॉस लगा दिया इसने। ठीक। जिससे कि अब नवीन रास्तों की खोज होगी। ठीक। तो अब चौथा जो था, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था।
तो इसमें मानवतावाद, धर्म सुधार, कपास जैसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए यहाँ पे। कैंपस, कपास ने कैंपस जैसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए। नवीन समुद्री मार्गों की खोज की जाने लगी। ब्राजील जिसको कैम्ब्रे कहते थे वो खोजा गया। अमेरिका खोज दिया था 1942 में, 1442, 1492 में, 42 ने 1492 में। कोलंबस ने, जो स्पेन का था, कोलंबस स्पेन का था, इसको भी एक बार क्वेश्चन पूछा है, कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का था। उसने आया था भारत, यहाँ से चला वो पुर्तगाल से, और वो चला इधर भारत में, भारत इधर आने के लिए, और ये धाराओं से इधर से बह के चला गया सीधे, जाके यहाँ पे अमेरिका की खोज कर दिया इसने। ठीक है, तो कोलंबस था, अमेरिका की खोज किया। और वास्को डिगामा को भेजे सब, तो वास्को डिगामा यहाँ से चला, ऐसे आते आते को हेप वर्डे से आते आते फिर नीचे यहाँ पे आया, केप गुड होप तक आया, फिर ऐसे आते आते यहाँ पे केरल पे आ गया, कालीकट पे आया, और जमोरिन ने उसको स्वागत किया। तो वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल का था, ठीक है, वो यहाँ पे आया। और एक कुक था, कुक आया, ब्रिटेन से कुक आया, एक यहाँ से कुक आया ढूंढने के लिए रास्ता, और वो चला गया सीधे ऑस्ट्रेलिया में, नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे चला गया। तो ऑस्ट्रेलिया नीचे चला गया। फिर एक तस्मान था, तस्मान इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड से तस्मान आया यहाँ से, और वो जाके न्यूजीलैंड को खोज दिया। ठीक है, तो वो इधर तो चले गए सब। और जो कैंपस था, जो कंपास का भी खोज हुई थी, वहाँ का जो राजा था उसने खोज पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया था, तो कंपास खोजा था उसने। तो कंपास से ये समुद्र में दिशा पता चलती थी किधर हमको जाना है। ठीक है, ये बात है। और सामंती व्यवस्था के स्थान पे वाणिज्यवाद व पूंजीवाद का उद्भव होने लगा। कच्चे माल की आवश्यकता ने इनको नया रूट खोजने के लिए मजबूर किया। ठीक है, नवीन बाजारों की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे सामान कुछ बनते थे, इनको बेचेंगे कहाँ है लोग, तो इधर से पहले जाके बेच लेते थे, इंडिया गए इधर उधर, यहाँ से सामान लेके चले जाते थे फिर। और अब क्या हुआ कि अब जो था, अब क्या कहाँ बेचेंगे, तो नया बाजार खोजने के लिए फिर रास्ताओं का, नए नए रास्ता को खोजे लोग। भारत को भी यहाँ पे खोज लिया। कालीकट में वास्को डिगामा आया और इसने भारत को खोजा, और यहाँ से सामान ले गया, और 60 गुना की, पता नहीं 160 गुना जाके फायदा कमाया। फिर दोबारा आया, तो इसको देखा देखिए अब धीरे धीरे अब कंपनी बना के यहाँ पे आना शुरू किए करेंगे सब। ठीक है, तो ये पूरा होलिस्टिक मामला है इसका। ठीक है, तो ये भारत इस तरह से आए ये लोग। ठीक, अब चलिए कुछ आगे देखते हैं। तो पूरा कहानी था भारत किस तरह से आ गया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, क्योंकि जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाली ही था। तो पहले जाके पुर्तगाल में बताएगा ना कि हमने रोड ढूंढ लिया है, कि अब जाके अब ब्रिटेन को बता देगा। तो पुर्तगाली उसको भेजे थे, तो उसने पुर्तगाल को बजाय, इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल के राजा उनको बताएगा ना वो। ठीक है, सबसे पहले क्रम पूछता है कि कौन कौन आए थे। तो पी, एक यह PDEF, PDF। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर से इंग्लिश आए, अंग्रेज आए, फिर से फ्रांस वाले आए। ठीक है, तो ये सब आए PDEF। इसको इस तरह करके जो मेन थे उन्हीं को बता रहा हूँ। अभी इसमें डेनिस भी आते हैं, तो उनको आगे हम बता लेंगे। और PDF मोटा मोटी यही पूछता है कौन पहले आया था। तो P से पुर्तगाल आया, D से डच आए, E से इंग्लैंड के आए, और F से फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो PDEF याद रखिएगा। तो भारत और यूरोप के बीच में वाणिज्यिक संपर्क भूमि मार्ग से होता था। अब ये यही बता रहे हैं जो हम लोग आपको बता दिए हैं। तो मिस्र और सीरिया से, दोनों से, मिस्र से करिए तो सीरिया से करिए के माध्यम से होता था। 1998 में 1498 में वास्को डिगामा द्वारा केप ऑफ गुड से माध्यम से नए समुद्री मार्ग की खोज की गई, और व्यापारिक मार्गों में वृद्धि हुई, और व्यापारिक कंपनियों भारत आई और भारत में वाणिज्यिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, ये सब पूरा मामला था। सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली में तो वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। ठीक है, पूछता है उसमें वहाँ पे गुजराती पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मनीद के सहयोग से आया था वो। वास्को डिगामा का जो पथ प्रदर्शक था गुजराती था, अब्दुल मजीद, उसी शासन, उसी के समय, उसी के साथ वो कालीकट पे पहुंचा। ठीक है, 1505 में फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। ठीक है, तो याद रखिए पुर्तगाली भारत आने वाले यूरोपीय थे, सबसे बाद में जाने वाले। ये पूछता है पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी, सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाली ही थे। ठीक है, 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने यूरोप में से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा। वह केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका के चारों ओर समुद्री यात्रा करते हुए कालीकट पर पहुंचा। कालीकट पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, और अगले साल पुर्तगाल लौट आया वो। ठीक है, और भारतीय कार्गो से भरी जो सामान लेके आया था, उसने अभियान की लागत से 60 गुना ही कमाया था। 160 गुना हम कह रहे थे, 60 गुना कमाया। ठीक है, 60 गुना जब कमाया, सब देखे उनका हक्का बक्के रह गए कि कितना फायदा कमा रहा है। फिर उसके बाद में 1500 ईस्वी में पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेस कैब्रल भारत पहुंचा, और वास्को डिगामा ने भी इसे 1502 में ईस्वी में दूसरी यात्रा दोबारा से फिर की, और कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक बस्तियां स्थापित किया। किसने? पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा ने सबसे पहले भारत को आया। ठीक है,
उसके पहला सबसे आया फ्रांसीसी द अल्मोड़ा, याद रखिएगा इसको, बार बार पूछता है सबसे पहले कि कौन आया था। तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा आया। तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा सबसे पहले आया, और प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, 1505 में आया था। ठीक है। 1509 में आया आ, आफोंसो डी अल्बुकर्क। आफोंसो डी अल्बुकर्क 1509 में भारत आया, और 1510 ईस्वी में इसने पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया इसको। उसने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया। तो बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान। तो पूछता है कभी कभी कि बीजापुर के शासक सिकंदर लोदी से किसने गोवा छीन लिया था। तो अफोंसो डी अल्बुकर्क ने छीन लिया था। ठीक है। उसके बाद गोवा भारत में पुर्तगाली बस्ती की राजधानी बनी, तो गोवा में पुर्तगाली रहने लगे। ठीक है। उस समय भारत में पुर्तगाली सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरे थे, और बहुत मजबूत नौसैनिक थे इनका। ठीक है। 1530 में नीनो द कुन्हा ने बहादुर से दीव को और बेसिन बेसिन पर कब्जा कर लिया। तो कोई बहादुर था, उसे दीव छीन लिया और दीव पर कब्जा कर लिया। गुजरात के शाह ने पश्चिमी तट पर सालसेट, दमन, बंबई और पूर्वी तट पर मद्रास के पास सैन थॉमस और बंगाल में हुबली में अपनी बस्तियां बनाई। ठीक है। तो 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो आया। ठीक है। और उसने क्या किया, पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सिकंदर लोदी यहाँ लिखा है भाई, ये गलत लिखा है, ये गड़बड़। सिकंदर लोदी कहाँ से आ जाएगा, यूसुफ आदिल शाह था ये, फिर से इसको बना लीजिएगा, यूसुफ यूसुफ आदिल शाह था ये। यूसुफ आदिल शाह से उसने क्या किया, यूसुफ आदिल 1510 में, फिर से दोबारा लिखता हूँ इसको, ये काफी बेकार दे दिया है, इस तरह से गड़बड़ कर देंगे सब ये। तो यूसुफ आदिल शाह पूछता है इसको, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया है 1510 में। 1510 में गोवा जीता। ठीक है। ये गड़बड़ है, सिकंदर लोदी लिखा है। ठीक है। गोवा जीत लिया, और पुर्तगालियों ने अपने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खाली की। ठीक है, खोली। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो कोठी थी, पुर्तगालियों की पहली कोठी जो थी कोचीन में थी। पूछता है कोचीन में खोली। ठीक है। कोचीन में बनाया। ठीक है। फर्स्ट कोठी कोचीन में बनाया। ठीक है। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाया। पुर्तगाली पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र जो बस्ती थी सन थोमेस थी। ठीक है। एकमात्र बस्ती सन थोमे थी, सेंट थोम। पुर्तगालियों की पुर्तगालियों की जो बस्ती थी पश्चिमी दक्षिण पूर्वी तट पे, यह पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। पुर्तगालियों के बाद भारत पर डच लोग आए। ठीक है। तो अभी भी इसको देख रहे, थोड़ा आगे भी इसमें दिया हुआ है। तो यह सब, हालांकि 1600 ईस्वी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन हो गया। तो दमन, दीव, गोवा को छोड़कर भारत के सभी अधिकृत क्षेत्रों को खो दिया उन्होंने। तो भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या क्या थे। तो पहला था कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क के उत्तराधिकार कमजोर और कम सक्षम थे, जो अंततः भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन के कारण बने। पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी और डच व्यापारिक जो कंपनियां थी वो काफ़ी महत्वाकांक्षी वाली थी, उनका उदय हुआ। ठीक है। साथ ही में मुगल साम्राज्य की ताकत और मराठों की बढ़ती ताकत ने पुर्तगालियों को भारत पर लंबे समय तक व्यापार का एकाधिकार बनाए रखने नहीं दिया। उदाहरण के लिए 1631 में बंगाल में मुगल सत्ता से भिड़ गए, और हुगली से उसकी बस्ती से बाहर भगा दिया गया। तो मुगल से ही लड़ गए पुर्तगाली, से उनको दौड़ा के भगा दिए सब वहाँ से। ठीक है। पुर्तगालियों ने लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील की खोज की, और भारत में अपने क्षेत्रों की तुलना में इस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। कहाँ पे, तो ब्राज़ील में। ठीक है। भ्रष्टाचार बहुत था इनके में, धार्मिक मामले में असहिष्णु और कट्टर थे ये लोग। वे देश के लोगों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर रहे थे, तो वहाँ से भी उनको लोग बहुत घृणा करते थे। भारत में जो पूछता है कभी कभी कि पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान था, तो भारत में तंबाकू की खेती जो पुर्तगाली हिलाए। 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किए। तो तंबाकू प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ही लाया। कौन लाया, 1556 में गोवा में स्थापित किए उसने, पुर्तगालियों ने। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक कार्य था, जो कि गोवा में 1526 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। पहला वैज्ञानिक कार्य था, तो मेडिसिनल प्लांट के रूप में, द इंडियन मेडिसिनल प्लांट के रूप में पहला कार्य किया था इन्होंने, और गोवा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अब डच आए। ठीक है। डच लोग आए, तो पी डी आए। अब पी से पुर्तगाली, डी से डच। तो डच आए, तो डच इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। तो कभी पूछता है कब हुई थी, 1602 में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बेरिनी वेरिनिगडे ओस्ट इंडिस्के कैंपेग्री के नाम से हुआ था। तो भाई उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, कंपनी बस ये जानिए 1602 में हुआ था।
प्रमुख आर्थिक हित जो था इंडोनेशियाई स्पाइस द्वीप समूह था इनका। तो ये लोग था इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा फोकस करते थे लोग, वहाँ पे स्पाइसी जो द्वीप था उनका, तो उन्होंने बहुत बड़ा लाभ कमाया वहाँ से। भारत में डच फैक्ट्रियाँ थी मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम बनाए थे, 1605 में। और ये लोग कहाँ बनाए थे, यहाँ देखिए। तो फर्स्ट कोठी बनाया इन्होंने कोचीन में, ठीक है। तो कोचीन में सबसे पहली कोठी बनाए थे पुर्तगालियों ने, और इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी कोठी बनाई, मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। डचों की दूसरी जो व्यापारिक कोठी थी पुलिकट में हुई थी, ठीक है। पुलिकट में दूसरी थी 1610 में, पुलिकट में आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में था। पुलिकट में इन्होंने 1610 में अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़े को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। पुलिकट से लोग पूरा गतिविधि करने लगे 1610 में, और यहाँ पे इन्होंने एक पगोड़ा नाम का सोने का सिक्का यहाँ पे डाला इन्होंने, ठीक है। और कोलाचेल की लड़ाई हो गई इनके बीच में, ठीक है। आगे कोलाचेल की एक लड़ाई होगी, उसके बारे में बात करेंगे। कोलाचेल की लड़ाई होगी अभी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने सूरत में 1616 में, बीमलीपट्टनम में 1641 में, करिकल में 1664 में, और चिनसुरा में 1653 में, कासिम बाजार बारानोर में वाणिज्यिक टर्मिनल भी बनाया इन्होंने, पटना बालासोर नागपट्टनम में 1615 में, कोचीन में 1663 में। तो कई जगह इन्होंने अपना खाता खोला था, व्यापारी का केंद्र बनाया था व्यापार का, मगर कोई ज़्यादा फायदा इनको हो नहीं पाया। भारत में उनका प्रमुख आधार पुलिकट जो तमिलनाडु में था, जिसके बाद में नागपट्टिनम में अधिकृत कर लिया गया। तो ये सब ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, तो ये सब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस इतना याद रखिए कि पहला जो था मसूलीपट्टनम में बनाया, दूसरा इन्होंने पुलिकट में बनाया था, ठीक है। इस समय पूर्वी व्यापार में अंग्रेज भी महत्व प्राप्त कर रहे थे, जिसमें डच का आर्थिक हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा था, ठीक है। वर्षों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष में 1667 में एक समझौता पे पहुंचते हैं, जिसमें अंग्रेज ने इंडोनेशिया पर सभी दावों को छोड़ने का वादा किया, और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक सफल वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित किए और भारत छोड़ने में सहमत हो गए, ठीक है। तो जो अभी बताते कोलाचेल की लड़ाई हुई थी, जो कोलाचेल की लड़ाई जो हुई थी, ये पूछता किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी पुर्तगाल के बीच में। पुर्तगाल प्लस जो हमारे यहाँ के त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे, मार्तंड वर्मा के बीच में हुई थी। मार्तंड वर्मा से विजयी हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, दूसरी लड़ाई जो हुई थी बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, बेदरा का युद्ध हो गया, ठीक है। 1759 में बेदरा का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो इंग्लैंड और अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेज एवं डचों के बीच में हो गया बेदरा का युद्ध। पुर्तगाल नहीं था भाई, यहाँ डच था, डच है। कोलाचेल का युद्ध डच और मार्तंड के बीच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पुर्तगाल लिख दी गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे मार्तंड जी जीत गए थे, तो डच भी यहाँ भी कमजोर हुए। फिर बेदरा के युद्ध में अंग्रेज और डच लड़े, फिर बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने बुरी तरीके से डचों को हरा दिया। फिर वहीं पे ये संधि जो ऊपर संधि एक समझौता किए था, ठीक है। तो यहीं पे ये समझौता किए, और जो है वहाँ से छोड़ के चले गए, इसके दावे को छोड़ के ये लोग कहाँ चले गए, तो ये लोग चले गए इंडोनेशिया में। वहाँ मसाला खेती पे वो लोग ज़्यादा फोकस करे, वहाँ उनको ज़्यादा फायदा होता था। तो बेदरा के युद्ध में डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज बहुत भारी मतों से विजयी रहे, मतों से करें भारी अंतर से विजयी हुए ये लोग, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया, तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी क्या करने आ गया, 1600 नहीं तो फिर 1759 में बेदरा के युद्ध का जो फाइनल हुआ, तो उसमें जो है डच जो है हार गए, अंग्रेज विजयी रहे। अब जो है अंग्रेज के बारे में देख लेते हैं, अंग्रेज कैसे आए। तो अंग्रेज जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने के लिए इंग्लिश एसोसिएशन या ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ठीक है। तो जो वहाँ पे 1 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम, उस समय अकबर राजा था, अकबर जो था भारत का राजा था, ठीक है। तो एलिजाबेथ प्रथम थी, अकबर राजा था। तो पूछता यूपीएससी पूछा था कि जब अकबर राजा थे तो उस समय एलिजाबेथ के समकालीन थे, तो हाँ समकालीन थे उसके, ठीक है। तो उसमें कंपनी बन गई 1600 में, और भारत वो आ गई, ठीक है। तो 1609 में सबसे पहले कौन आया था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र का स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव से कारण सम्राट द्वारा उसको अस्वीकार कर लिया गया। तो पुर्तगालियों ने काफ़ी दबाव बनाया कि नहीं इनको नहीं देना है, तो जहांगीर ने इनको अनुमति नहीं दी। तो याद रखिए सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन गया था, तो कैप्टन हॉकिंस गया था जहांगीर के दरबार में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कैप्टन थॉमस बेस्ट आया
की जीत के साथ जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो अंग्रेजों ने 1613 में अपना कारखाना स्थापित किया। कहाँ पे? तो सूरत में। ठीक है, पहला नहीं था ये, याद रखिएगा। सूरत में इन्होंने कारखाना अपना 1613 में स्थापित किया था, याद रखिएगा। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो किसके कहने पे आया था? तो जेम्स प्रथम के। जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी याद रखिए। जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी पूछता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने अपने मध्यकालीन जो भारत का जो क्रैश कोर्स है उस वाले में कराया हुआ है। कैप्टन थॉमस कौन किसी के दरबार में आया था? जो ये कारखाना जो एस्टेब्लिशमेंट का बात थी, तो यही नहीं पढ़ा गया, तो इस वजह से इसको पढ़ाना पड़ रहा है दोबारा से। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट यूपीएससी ने पूछा था इसको, यूपीएससी ने पूछा था इसको एक बार कि 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में की थी। मसूलीपट्टनम। ठीक है, याद रखिए, मसूलीपट्टनम में की थी, दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व मतलब कि ये वाला क्षेत्र जो था यहाँ पे मसूलीपट्टनम में की थी, याद रखिएगा इस बात को। और उसके बाद जहांगीर ने जब, अब देखिए क्या था कि ये लोकल राजा था यहाँ का, तो यहाँ से इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। मगर जो मुगल साम्राज्य का क्षेत्र था उनसे अनुमति लेकर जब पहली बार उन्होंने सूरत में 1613 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने जीता इसको, मतलब कि स्थापित करवाया 1613 में। जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दे दी। ठीक है, तो पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1611 में खोला था, जबकि पश्चिमी तट पे सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी खोला था। और पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो जो ये जहांगीर के दौर में जब आया था 1606 में, तो उसने 1609 में, सॉरी, तो 1609 में जब ये लगे, उससे पहले सोच रहे थे कि हम लोग सूरत में कोठी बना लें 1608 में। मगर क्या हुआ कि दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे विरोध करने लगे सब। कौन? तो पुर्तगाली लोग। तो फिर वो लोग 1609 में सोचे कि चलते हैं जहांगीर से अनुमति लेकर तब तो स्टेब्लिश कर सकते हैं, मगर जहांगीर ने भी अनुमति नहीं दिया। ठीक है, तो ये बात है पूरा, तो याद रखिएगा इसको। 1615 में सम्राट जेम्स ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, सर थॉमस रो जो है 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत बन के मुगल दरबार में आया। तो उस समय मुगल राजा कौन था? तो जहांगीर थे। ठीक है, आए, वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजी के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता पाई। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, एक गोल्डन फरमान दिया। 1632 में जो गोलकुंडा का शासक था, सुनहरा फरमान दिया, सुनहरा फरमान। ठीक है, सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने सुल्तान को 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य में बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो 500 पगोड़ा जो देंगे, सोने का सिक्का देंगे, तो उनको व्यापार करने दिया जाएगा। उनको स्वतंत्र तरीके से बंदरगाह पे, गोलकुंडा के बंदरगाह पे लोग व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सर थॉमस रो ने जहांगीर के शाही फरमान से व्यापार करने और भारत में विभिन्न हिस्सों में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद में था कि गोलकुंडा शासक से मिल गया इनको। 1639 में अंग्रेजों ने फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। 1639 में मद्रास को पट्टे पर ले लिया। कौन ले लिया? तो अंग्रेज फ्रांसिस डे ने ले लिया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तो फोर्ट से सेंट जॉर्ज था, मद्रास में बना, सेंट जॉर्ज मद्रास में बना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और कलकत्ता शहर बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांवों का जो सुतानुती, गोविंदपुर और कलिकता के विकास से विकसित हुआ है। किलेबंदी जो बस्ती का नाम जो है फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 में इसकी स्थापना की है सब। ठीक है, 1911 में भारत में ब्रिटिश सत्ता का सीट बनी। तो ये पुरानी बातें हैं, पहले जो दूसरी बातें उसको समझ लेते हैं। तो 1632 में ही गोलकुंडा से उसने ले लिया सुनहला फरमान अंग्रेजों ने, और गोलकुंडा के बंदरगाह को उन्होंने एक्सेस पा लिया। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बना दिया इन्होंने। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेगेंजा, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया उनके साथ। ठीक है, तो ब्रिटिश राजकुमार में पुर्तगालियों के बीच में एक संबंध बन गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स को बम्बई दे दिया। तो जो बम्बई का क्षेत्र था वो ब्रिटेन का हो गया अब।
पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बम्बई का वाला क्षेत्र पूरा बम्बई दे दिया पुर्तगालियों ने, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेगेंजा की शादी हो गई ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल गया, ठीक है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो समझ रहे बात को। अब चार्ल्स द्वितीय को मिला था, मगर उसने कहा कि कंपनी को दिया कि 10 पाउंड तुम मुझे पैसा दे देना, भाड़ा ले लो, अब पूरा बम्बई को तुम भाड़े पे यूज करो। अब देखिए ये हम विडम्बना देखिए कि हमारे देश का ये बम्बई है तो साला भाड़ा पे दे रहा है उधर से वो लोग, क्या नाम है कि ये बम्बई मद्रास के बारे में वो वहाँ से अब यूरोप से यहाँ पे भाड़े पे दे रहे हैं सब। हम लोग के जो राजा महाराजा सब खुश होके दुबके हुए हैं सब। क्या मतलब था, देखिए किस तरह से लोग हो रहा है, उपनिवेशवाद किस तरह से काम कर रहा है। तो ये मामला था पूरा, तो ठीक है। तो 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट के का मुख्यालय जो है सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया। तब सूरत उतना दूर कौन जाएगा, बॉम्बे में इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो अभी इसके बाद तो समझिएगा, बंगाल के शासक जो शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान करते थे, ठीक है। इस अनुमति को निशान कहते हैं, ठीक है। तो निशान अनुमति मिली बंगाल में सबसे पहले, जो शाह सूजा वहाँ का शासक था, शाह सूजा। उसने 1661 में 1651 में वहाँ पे क्या कहा कि अंग्रेजों को दिया कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। कहाँ पे, तो बंगाल में। तो 1698 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव लिए। तो व्यापारिक छूट तो मिल गई उनको 1651 में ही। फिर 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को, जिसमें सुतानुती, कालीकत मतलब कि कलकत्ता एवं गोविंदपुरी को जमींदारी पे 1200 रुपये के भुगतान प्राप्त कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। अब देखिए ये वाली जो बात है, यहाँ पे फोर्ट विलियम का जो निर्माण करवाया 1700 में इन्होंने। तो याद रखिएगा, एक तो मद्रास में कोठी बनवा ली है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो बनवा लिए मद्रास में पूछता है इसको, यूपीएससी ने पूछा था एक बार, मद्रास में कौन सा फोर्ट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ठीक है। 1639 में ही बना लिया सब इसको। और कलकत्ता में बना रहे हैं सब अब फोर्ट विलियम 1700 में बना दिया, ठीक है। तो मैं इस पर समय इसलिए बिता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों में। यूपीएससी में मिलान कराया था इसको, एक और फोर्ट था, उस फोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, उसको मिलान करवाया था। तो 1700 में रखा, और ठीक है। और 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का सीट बना रहा, सेंटर बना रहा कौन, तो फोर्ट विलियम, ठीक है। तो अब याद रखिएगा 1200 रुपये का भुगतान कर दिया और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम की प्रथम जो प्रेसिडेंसी हुई, ये वाला जो फोर्ट विलियम था, कालांतर में यही जो कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। तो कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, कलकत्ता की नींव जो थी पूछता है, जॉर्ज चारनॉक रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी इसकी नींव, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी की पहली जो कोठी थी फ्रैंको कैरो सूरत में 1668 में स्थापित हुई। तो अब फ्रांस भी धीरे धीरे आएंगे तो उनको भी हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब फिर इसके बाद में फारूक शेर का फरमान 1717 वाला मिलेगा, मुगल सम्राट फारूक शेर का, जो हमने देखा था हमने, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, जिसमें बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में महत्वपूर्ण विशेषाधिकार दिए गए कंपनी को, जिसमें बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये समझ लीजिए। 1639 में अब फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास की साइड पे जो बताए थे अभी, तो वो वाला था। और वहाँ पे सेंट जॉर्ज का स्थापना की 1639 में साउथ में, ठीक है। मद्रास ने कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम को जगह ले ली। तो मद्रास ने कोरोमंडल तट पर जो मसूलीपट्टनम में जो पहला कारखाना उन्होंने बनाया था, पहला कारखाना कब बनाया था उन्होंने, बताइए। 1611 ईस्वी में पहला जो कारखाना बनाया था मसूलीपट्टनम में, उसका स्थान अब मद्रास ने ले लिया। मद्रास और कोरोमंडल तट को उन्होंने मुख्यालय बना दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के तत्कालिक राजा और जो है बम्बई पर अधिग्रहण वाली जो बात है, उन्होंने बम्बई पर अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि कंपनी को भाड़े पे दे दिया सब 1200 पाउंड पे भाड़े पे दे दिया गया इसको, सॉरी 500 पाउंड पे भाड़े पे दिया गया था इसको, ठीक है। 1690 में जॉन चारनॉक द्वारा ये सब ले लिया गया। फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में कर दी गई। अब ब्रिटिश भारत की राजधानी इसको बना दी गई, इसको फोर्ट विलियम को, ठीक है। तो अब मद्रास, बॉम्बे, देखिए मद्रास भी मिल गया, कलकत्ता भी मिल गया, बॉम्बे भी मिल गया। इनको तीनों ही जो थे मेन चीज़ मिल गए। अब यहीं पे ब्रिटिश बस्तियाँ फलती फूलती रहीं और केंद्र बन गए लोग। तो अब देखिए, देखते हैं कैसे कैसे मिला है ये मद्रास और इनको इस तरह से। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास, ये 3 सेंटर बन गए, 3 प्रेसिडेंसी बनेंगी। अब 3 प्रेसिडेंसी जिसको हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे प्रेसिडेंसी
ये तीनों प्रेसिडेंसी बन गई इनकी अंग्रेजों की, यहीं से पूरा देश पे कंट्रोल करेंगे ये सब। ठीक है, देखिए किस हिसाब से बना है। तो अभी पूरी कहानी इसको समझ गए होंगे आप पूरा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप बैक जाके पूरा एक बार सुन सकते हैं दोबारा से, तो याद रखिएगा। तो बॉम्बे को तो ये लोग नहीं जीत पाए, बॉम्बे को ये लोग क्या किए कि दहेज में पा गए सब। ठीक है, और 1639 में जो 1639 में जो ये फ्रांसिस डे था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास की साइट को प्राप्त किया और फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कर दी यहाँ पे। ठीक है, और इसके पहले जो था ये कलकत्ता में मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांवों को प्राप्त किए सब। किसने प्राप्त किया? अंग्रेजों ने। सुल्तानुनी, गोविंदपुरी और कालीकता। इसमें जो है इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना करके 1700 ईस्वी में कर दिया। ठीक है, और उसको अपना राजधानी बना लिए सब। अब राजधानी 1911 में राजधानी को परिवर्तन, जब 1911 में जो राजधानी चेंज होती है, जब आता है शाही दरबार का जब आयोजन भारत में होता है, तो उसी समय जो था बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और उसमें बताया जाता है आपको कि उसी समय जो है कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया सब। तो 1911 वाला वही था, फोर्ट विलियम से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया 1911 ईस्वी में। समझ लिए? तो राजधानी थी, इसी वजह से जो था यहाँ का जो शासक था, जो यहाँ का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसका तो वायसराय जो बना, तो सब बंगाल से ही चलते थे, क्योंकि उनकी राजधानी थी वहाँ पे। अब बात समझ में धीरे धीरे आ रही होगी आपकी। तो वो राजधानी थी, इसी वजह ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो ये पूरा फ्रांस वाला वो सॉरी इंग्लैंड का पूरा समझ में आ गया, अंग्रेजों का मामला पूरा। अब फ्रेंच जो आते हैं तो फ्रेंच का समझ लेते हैं। तो भारत में जो फ्रांस के आते हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना जो हुई लुई 14वां, लुई जो 14वां था उसके समय में हुई थी। मंत्री कोलबार्ड था 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1668 में फ्रांसीसी कैरन द्वारा सूरत में पहली जो फैक्ट्री इसकी स्थापित की गई, तो सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री बनी, सूरत में पहली बनी। ठीक है, 1637 ईस्वी में फ्रांसिस्को मार्टिन ने पौंडीचेरी पर फोर्ट लुइस की स्थापना की। तो फोर्ट लुइस जो बना है वो पौंडीचेरी में बना 1673 ईस्वी में। तो ये भी एक फोर्ट लुइस किला ही बना, जो भारत में फ्रांसीसी संपत्ति का मुख्यालय बन गया और इसका पहला गवर्नर बन के आया। तो इसका फ्रांस के जो गवर्नर थे काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब इसमें युद्ध भी होगा बहुत तगड़ा तगड़ा। ठीक, तो 1674 में जो ये है, 1674 में क्या हुआ कि फ्रांस कंपनी ने निदेशक में फ्रांसिस मार्टिन ने बालियाकोंडापुर के सूबेदार शेख खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। तो शेर खान लोदी जो था पांडुचेरी नामक एक गांव से प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडुचेरी के नाम से बन गया। अब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा अब। तो ये भी धीरे धीरे किस तरह से कब्जा कर रहा था उसके बाद, तो अब तो समझेंगे आप कि किस तरह से हुआ। तो ये 2-3 घंटे का लेक्चर बनेगा, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो तो क्या हुआ, ये पहला गवर्नर बन गया, फ्रांसीसी संपत्ति का मुख्यालय बना, उसका पहला गवर्नर बन के आया। तो 1690 में फ्रांसीसी गवर्नर शाइस्ता खां से कलकत्ता के पास चंद्रनागौर का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, फ्रांसीसियों ने बालासोर, माहे, कासिम बाजार और कराईकल में अपने कारखाने को स्थापित किया। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, जो डुप्लेक्स जिसको कहते डुप्ले कहते हैं, का आगमन 1742 ईस्वी में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा समय आ रहा है, इसको मिलान कराता है। तो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के कारण कर्नाटक युद्ध हुए। तो भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता यूरोप में अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच युद्ध के साथ हुई। ठीक है, तो भारत में एंग्लो फ्रांसीसी जब लड़ रहे थे तो यूरोप में भी ये लड़ रहे थे, अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है, तो इसके कारण थे। तो पहला जो युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ, वाणिज्यिक हितों के संरक्षण के विस्तार के लिए। दूसरा था दक्षिण भारत और यूरोप में राजनीतिक विकास ने उनके दावों और को चुनौती देने के बहाने प्रदान किए गए। जो 3 कर्नाटक युद्ध जो है हुए। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1740 से 48 ईस्वी के बीच हुआ। यह था यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का विस्तार था। यह यूरोप में भी ये लोग अपना लड़ रहे थे, उसी का विस्तार यहाँ पे देखने को मिला 1740 से 48 में। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा इसका, डेट इसका आप याद रखेंगे 1740 से 48 के बीच में। तो एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का विस्तार था। और 1774 में प्रथम जो वार हुआ, तो एक्स ला साइपल की संधि हुई कहाँ पे? यूरोप में। अब इसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। ठीक है, को लेकर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों ने के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पहला जो लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध, तो इसमें सेंट टोपे का युद्ध हुआ, सेंट टोपे का युद्ध हुआ। ठीक है,
सेंट ट्रोपे का युद्ध हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत मिली, फ्रांसीसी जीत गए इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1784 में बंद हो गया, ठीक है। तो बंद होने के बाद में एक्स ला चैपल की संधि के बाद समाप्त हो गया। तो पहले में पूछता है किस कौन संधि हुई, तो एक्स ला चैपल की संधि हुई, एक्स ला चैपल की संधि हुई, ठीक है, समाप्त हुआ। इस संधि में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का विवाद जो है आपसी सहमति से सुलझा लिया गया, ठीक है। तो सहमति से सुलझ गया। फिर अगला जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हो गया, तो दूसरा कर्नाटक हुआ, इसके बीच मुकाबला हुआ अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। द्वितीय जो था कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच में। तो इस युद्ध का कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार। तो इसमें हैदराबाद और कर्नाटक के बीच जो उत्तराधिकार के युद्ध हो गया है, ठीक है, कि इसका शासक कौन बनेगा, इसका शासक कौन बनेगा। तो हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के पदों के विभिन्न दावेदार, प्रत्येक दावेदार को ब्रिटिश या फ्रांसीसी द्वारा समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो सम्मिलित लोग कौन कौन थे इसमें, तो मोहम्मद अली था और चंदा साहब था, एक कर्नाटक या आरकोट के नवाब थे। तो मोहम्मद अली चंदा साहब जो थे कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक के नवाब थे, ठीक है। और मुजफ्फर जंग और नासिर जंग हैदराबाद के निजाम पद के लिए लड़ रहे थे, तो हैदराबाद के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। मुजफ्फर जंग था और नासिर जंग था, याद रखिएगा इसको। अब मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बना और मोहम्मद अली कर्नाटक का निजाम बना, ठीक है। तो कौन किसको सपोर्ट किया था, इसमें ग्रुप था, तो ग्रुप को जो है सपोर्ट किया गया था। तो सबसे पहले समझिए इसको कि हैदराबाद का जो आसफ जाह था, आसफ जाह उसका शासक था हैदराबाद का। उसकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार को लेके नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग कौन था, तो नासिर नासिर जंग जो है ये क्या होना है, तो ये पुत्र है किसका, तो आसफ जाह का। और जिसका भतीजा था मुजफ्फर जंग के मध्य युद्ध हो गया। तो इसका जो भतीजा था, किसका भतीजा, तो जो इसके पिता था नासिर जंग का भाई था, चचेरा भाई था मुजफ्फर जंग, ये मुजफ्फर जंग जो था, तब इसके बीच जो है युद्ध हो गया। मुजफ्फर जंग ऊपर है, ये मुजफ्फर जंग है। तो पहला मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच युद्ध हुआ, ये था जो अभी मृत्यु हुई थी, जिसकी इसके पिता की मृत्यु हुई थी, उसके पिता का क्या क्या नाम था, क्या बताएं अभी, तो आसफ जाह नाम था, आसफ जाह, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका अब ये बनेगा कि ये मुजफ्फर जंग बनेगा, इसके बीच में मामला हो गया, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस वाले, इसका सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग का। और अंग्रेज जो थे नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे। तो याद रखिएगा, जो अंग्रेज थे नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे, और फ्रेंच जो करते मुजफ्फर जंग का। और आगे जो था ये कर्नाटक में युद्ध चल रहा था। तो ये कर्नाटक में कौन कौन था, देखिए, तो मोहम्मद अली था, चंदा साहब था। तो चंदा साहब का जो सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस कर रहे थे, और मोहम्मद जो अली था इसका जो सपोर्ट इंग्लैंड वाले कर रहे थे, ठीक है। लास्ट में हैदराबाद का जो निजाम बना वो कौन बना, मुजफ्फर जंग बना। ये मुजफ्फर जंग जो था ये हैदराबाद का नवाब बना, लास्ट में जीते सब, जो मतलब कि फ्रांस जीत गया इसमें, ठीक है। और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। तो मोहम्मद अली जो था, जिसका सपोर्ट कौन कर रहा था, तो अंग्रेज कर रहे थे, वो जो था यहाँ पे बना। तो एक तो फ्रांस वाले जीते, और दूसरा जो जीता वो कौन जीता, तो वो इंग्लैंड जीता, ठीक है। याद रखिएगा इसको। तो मुजफ्फर जंग जो बना हैदराबाद का निजाम बना, और मोहम्मद अली जो था कर्नाटक का नवाब बना, ठीक है। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। तो पांडिचेरी का संधि हुई, जिसमें युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद हो गया था इसमें, ठीक है। तो हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों में राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया, ठीक है। तो डुप्ले था इसमें, याद रखिएगा, डुप्ले इसी समय था। डुप्ले बहुत खतरनाक था, डुप्ले था इसमें। तो इसने क्या किया कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया और चंदा साहब का साथ दिया था कर्नाटक में, ठीक। और अम, अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। तो नासिर जंग और मोहम्मद अली का नाम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन भी नाम था इसका। तो अब मजबूरी में इनका साथ देना पड़ा अंग्रेजों को, इनका, क्योंकि अब डुप्ले जो था इसका साथ दे रहा था, तो अंग्रेज इसी का साथ देंगे ना, यही बचा ही था। तो 1749 में फ्रेंच की सेना की सहायता से युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। तो अनवरुद्दीन जो है ये मर गया, यहाँ खेल खत्म हो गया अनवरुद्दीन का। तो अब कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, तो चंदा साहब बन जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक का नवाब कौन बना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है,
तो अनवरुद्दीन तो मर गया, तो जो चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया, तो नासिर जंग भी मर गया। ये मर गया था। मुजफ्फर जंग जो है क्या बनेगा, तो हैदराबाद का वो बनेगा, मुजफ्फर जंग बनेगा हैदराबाद का नवाब। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। तो अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रानापल्ली में जाकर शरण ले ली। तो अनवरुद्दीन का पुत्र जो था यहाँ से भाग गया जाके उसने चित्रानापल्ली में शरण ले ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। समझ रहे हैं बात को। अब चंदा साहब के हेल्प से क्या किए सब कि इसके पुत्र जो चित्रानापल्ली में घुसा हुआ था, उसको जाके उस पूरा चित्रानापल्ली के किले को ही घेर लिया सब इन्होंने। किसके मदद से, तो डुप्ले की सेना की मदद से घेर लिया। इसी बीच लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर अधिकार कर लिया। अब सोचिए, ये लोग इधर जाके लड़ रहे हैं सब लोग, चित्रापल्ली में ये लोग। अब ये क्या किया, डुप्ले इस समय था, अंग्रेजों का डुप्ले वो था, क्या क्लाइव था, क्लाइव। इसने दिमाग लगा, लॉर्ड क्लाइव दिमाग लगा क्या किया कि अब जाके सीधे एक कर्नाटक पे ही वो कर लिया, अटैक कर लिया। ठीक है, तो कर्नाटक पे यहाँ पे कंट्रोल कर लिया ये जाके। कौन था, लॉर्ड क्लाइव जाके यहाँ से भाग जाए सब, इस वजह से इसने जाके वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। अब समझिए बात को, कितना ये मतलब कि मामला संगीन होता चला जा रहा है। ठीक है, ये क्लाइव था, यहाँ लिख देते हैं क्लाइव। जब आरकाट पे अधिकार हो गया तो 1752 में स्ट्रिंगलर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने चित्रापल्ली को बचा लिया। अब क्या किया कि यहाँ पर कंट्रोल किया सब, चित्रापल्ली को भी बचा लिया सब, अनवरुद्दीन को भी बचा लिया ये सब, बचा लिया। और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया यहाँ पे। इस हार के कारण टुपले को वापस बुला लिया गया, और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया। गोडाहू जो है अगला गवर्नर बन के आया। और जनवरी 1754 में पांडुचेरी की संधि हुई। तो यहाँ पे ये पांडुचेरी की संधि जो है 1754 में हुई, पांडुचेरी की संधि। ठीक है, पांडुचेरी की संधि 1754 में हुई, याद रखिएगा इसको। युद्ध समाप्त हो गया पांडुचेरी की संधि से। दूसरे डुप्ले चला गया, उसके बाद नया गोंडेहू आया, उसने पांडुचेरी की संधि किया। ठीक है, अब ये अगला चलते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध देखते हैं हम लोग, क्या क्या मामला है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है वो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया। इसमें शामिल लोग काउंट डी लैली फ्रांसीसी जनरल था, और ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल था सर आयरकूट था। ठीक है, एक निर्णायक युद्ध हुआ, बंडीवास का युद्ध लड़ा गया इसमें 1760 से 61 में। और इसमें जो कहा जाता है कि यूरोपीय में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष का एक प्रतिध्वनि सुनाई दी। ठीक है, और 1763 में संधि हो गई। ठीक है, तो तीसरा जो युद्ध हुआ था 1756 से 63 में बीच हुआ। 1756 में शुरू हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध की ये एक अंग था। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो उसी सप्तवर्षीय युद्ध का ये जो एक्सटेंशन था, तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो इसमें जो कर्नाटक तीसरा युद्ध था, तो इसमें क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध की एक अंश था। पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में जो अंग्रेजी सेना का जो सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके हार गए। तो बांडीवास की जो लड़ाई हुई, बांडीवास, फ्रांसीसी हार गए एकदम से, फ्रांसीसी हार गए। हारने के बाद क्या हुआ इनका, इन्होंने फ्रांसीसियों से छीन लिए सब पांडिचेरी को। 1761 में छीन लिए सब क्या, तो पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया गया, अंग्रेजों ने छीन लिया। और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि 1763 में हुई। 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसमें क्या किया गया, चंद्रनगर को छोड़ के शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया गया फ्रांसीसियों को। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ठीक है, और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। तो जो पांडुचेरी था, अब भारत की आज़ादी हो गई तब तक ये फंड उसी कब्जे में रहा। फिर जो बांडीवास का युद्ध था, इसी के में निर्णायक हो गया, और जो थी जो फ्रांस की जो शक्ति थी उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, और इसमें था कि जो बस चंद्रनगर को छोड़ के सब चीज़ जो है सबको दे दिया गया, और कहा गया कि एक दूसरे के बीच में अब हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रांस और उसका युद्ध था तीसरा वाला। तो 1758 से 63 में लड़ा गया। ये जो इसमें से जो संधि हुई थी, वो कौन संधि हुई थी, पांडुचेरी की संधि हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पांडुचेरी की संधि हुई थी। ठीक है, तो इस वाले में जो पेरिस से संधि हुई थी, इसमें यह कहा गया कि फ्रांसीसी केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय जो बस्तियां हैं उनका उपयोग कर सकते हैं,
कोई किलाबंदी वो लोग नहीं कर सकते, किलाबंदी बनाने पे प्रतिबंध लग गया उसको। ठीक है। तो फ्रांसीसियों का असफलता के कारण भी इसमें बताता है क्या है। तो फ्रांसीसी जो थे क्यों असफल हो गए, तो उनका श्रेष्ठ सैनिक शक्ति इनके पास थी, अंग्रेजों के पास। ठीक है। तो ये कुछ कारण इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा क्या कारण है। तो बहुत कारण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं। तो इसमें है फ्रांसीसी सेना जो है 300 यूरोपीय कैलोरी थी इसके पास, और 2250 यूरोपीय पैदल सैनिक थे इसके पास, 1300 सिपाही सैनिक थे। तो बहुत थे इनके पास बहुत ज्यादा बल था अंग्रेजों के पास में तब तक। ठीक है। ब्रिटेन में मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तीन महत्वपूर्ण पद इसमें थे। फ्रांसीसी के पास केवल एक मजबूत पांडिचेरी था। इनके पास मद्रास था, बॉम्बे था, कोलकाता था। ठीक है। इसके अलावा जो था, प्लासी की लड़ाई में जीत ने अंग्रेजों को मनोबल ज्यादा बढ़ा दिया था, और बंगाल में इनका राजस्व का एक नया संसाधन खोल दिया था। इस वजह से क्या था कि ये बंगाल से लोग पैसा भी काफी प्राप्त कर रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये जीता था, इसका मनोबल बहुत डाउन था, तो ये सभी सैनिकों को बहुत ही मोटिवेशन प्राप्त किया। ठीक है। अब कंपनी थे उसके व्यापारिक केंद्र थे, इसको संक्षेप में जो कहते हैं क्लास में उसको समराइज कर रहा है। तो कंपनी है और व्यापारिक केंद्र, तो पुर्तगाली कंपनी जो बनी थी 1498 में, उसने अपना कोचीन में बनाया अपना पहला वाला जो व्यापारिक केंद्र, और गोवा में बनाया। तो कोचीन में 1510 से 30 तक, और गोवा में 1530 से 1961 तक थे ये लोग। ठीक है। पुर्तगाली। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी पश्चिमी तट पे। सबसे पहले उन्होंने मसूलीपट्टनम बनाया था 1611 में। ठीक है। राजा के जो मुगल था उसके आदेश पे ये बनी थी, उसके कहने उसके उससे मान्यता लेके ये बनी थी, इसलिए इसको पहला माना जाता है। और ये वहाँ पे लोकल जो थे शासक थे, उनके उनसे मिलकर सूरत में सबसे पहले लोग 1608 में, 1607 से 1687 के बीच में इन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया था, मगर एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, सूरत में गलत लिखा है। ठीक है। मसूलीपट्टनम 1611 में, सूरत में बाद में इनको मिला था इस्टेब्लिश करने के लिए, इसके 11 के बाद में शायद मिला था यहाँ पे। तो 1609 में तो लोग गए ही थे उसके दरबार में, तो उसने मना कर दिया था, ये गलत है, ये नहीं है। बॉम्बे में 1687 के बाद में, मद्रास में 1641, बंगाल में था जो था, कलकत्ता में 1700 से आगे तक चलता रहा ये सब इनका। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, पूर्वी कोरोमंडल तट, पुलिकट तट पे 1690, नागपट्टनम में 1690 के आगे तक चलता रहा। बंगाल में हुगली में 1655 के बाद चला। डेनिस वाले थे बंगाल में सेरामपुर में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में सबसे पहले 1668 से 73 तक, पांडिचेरी में 1673 से 1954 तक। तो लास्ट में मैं एक पेज पे सारा चीज मैं कर दे दूंगा। ठीक है। ये मोटा मोटी पहले समझ लीजिए इसको। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ। तो बंगाल में प्लासी के युद्ध के कारण में है। प्लासी के युद्ध होने के प्रमुख कारण थे बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापारिक विशेषाधिकार का बेतहाशा दुरुपयोग हुआ। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा कर और शुल्क का भुगतान करना। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर और शुल्क का भुगतान नहीं करते थे। किसको? तो जो बंगाल का नवाब था उसको नहीं करते थे लोग। नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेज कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, तो ये भी एक समस्या का कारण था। अगला था अंग्रेजों द्वारा विभिन्न मोर्चों पर नवाब को गुमराह करना। ठीक है। नवाब के शत्रु कृष्णदास को शरण दिए थे इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो ये जो था बंगाल का जो नवाब था, तो गुस्सा हो गया था इन लोगों से, बहुत खफा था। तो प्लासी के युद्ध में भाग लेने वाले जो, और उनकी भूमिका क्या क्या थी जो प्लासी के युद्ध में भाग लिए थे, तो सिराज उद्दौला था बंगाल, सिराज उद्दौला, याद रखिएगा ये, सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब। ठीक है। तो ब्लैक होल त्रासदी जो हुई थी, 146 अंग्रेजी जो अंग्रेजों को कैद किया गया, जिन्हें एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसके जिसके कारण थे 123 की दम घुटने से मौत हो गई थी। तो उसको ब्लैक होल त्रासदी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईआईसी जो है था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग जो इसके प्रतिकूल से रूप से प्रभावित किया था सिराजुद्दौला को। कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर हमला किया गया और जब्त करने के लिए जब जब्त कर लिया, और इससे उनकी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, जो सिराजुद्दौला को निशाना करते हुए राजनीतिक भगोड़ा कृष्णदास को शरण दी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव इसलिए गुस्सा था इन पे। व्यापारिक विशेषाधिकारियों का दुरुपयोग किया था इसने। नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता में किलेबंदी कर रहा था, तो ये कारण था। मीर जाफर क्या किया था, मीर जाफर क्या मामला था, तो नवाब की भुजा का सेनापति था। भुजा मीर कासिम जो था नवाब का सेनापति था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रिश्वत दिया गया इसको। सिराज उद्दौला के खिलाफ साजिश रचने के लिए ईआईसी द्वारा नवाब बनाया जाना इसको प्रस्तावित किया गया था कि अगर हम जीतते हैं तो तुमको नवाब बना देंगे हम, मीर जाफर को। ठीक है। युद्ध के दौरान सिराज उद्दौला ने धोखा दे दिया, सिराज उद्दौला का धोखा दिया मीर जाफर ने। राय दुर्लभ जो नवाब सेना के कमांडर में से एक था, सिराज उद्दौला के साथ उसने सेना में शामिल हुए, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लिया, और सिराज उद्दौला का धोखा दिया इसने। ठीक है। जगत सेठ जो था, जगत सेठ एक प्रभावशाली बैंकर था, इसने नवाब सिराजुद्दौला की कैद और अंतिम हत्या की साजिश में शामिल था ये। कौन? तो ये जगत सेठ। ओमी चंद बंगाली व्यापारी था, नवाब के खिलाफ साजिश में प्रमुख लेखकों में से एक, और
1757 की लड़ाई के पहले रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई इससे जुड़ी संधि थी, संधि किया था रॉबर्ट क्लाइव ने इसे उमी चंद्र से। ठीक है, तो प्लासी के जो लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब और उसके करीबी सहयोगियों के बीच लड़ा गया युद्ध था, जो मुख्य रूप से फ्रांसीसी सैनिक थे इसमें। ठीक है, तो क्या प्रभाव हुआ बंगाल के प्लासी के युद्ध के बाद? तो प्लासी के युद्ध के बाद में क्या हुआ था, मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में ताज पहनाया गया था। मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर की स्थिति से नाखुश थे। मीर जाफर स्थिति से नाखुश थे और उन्होंने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए डचों को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए उकसाया। ठीक है, चिनसूरा की लड़ाई जो है 25 नवंबर 1795 को डच और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, मीर जाफर को हटा के और मीर कासिम को अब नवाब बना दिया गया है, मीर कासिम को। ठीक है, अंग्रेज बंगाल में सर्वोपरि यूरोपीय शक्ति बन गए और रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव बैरन ऑफ प्लासी की उपाधि दी गई थी इसमें। और उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सीट भी प्राप्त किया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। कितना ही जीता था, पूरा इंप्रेस हो गया था सब लोग इससे, लॉर्ड क्लाइव से। जीत के बाद अंग्रेज ने कर संग्रह के नाम पर बंगाल के निवासियों को कठोर नियम और कानून लागू करना शुरू कर दिया था। अब जिसमें जो बक्सर की लड़ाई है, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया। इसमें अंग्रेज विजयी रहे और अंग्रेजों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, और इसमें कौन था? इसमें था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। ठीक है, अपोजिट में कौन था? अपोजिट में था बंगाल, मीर कासिम था, मीर कासिम। ठीक है, दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय था। इसमें जो था अंग्रेज विजयी रहे, अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, अंग्रेज विजयी रहे इसमें। और क्या लिया उन्होंने? उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो संधि हुई थी, तो उसमें सुजा को इलाहाबाद और कारा को शाह आलम द्वितीय को सौंपना पड़ा। ठीक है, तो शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र दिया गया। ठीक, और युद्ध क्षतिपूर्ति में 50 लाख रुपया देना पड़ा इन तीनों को मिलकर। शुजाउद्दौला को किस शुजाउद्दौला किसको दिया? तो रॉबर्ट क्लाइव को दिया। ठीक है, ये दो चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, यही हुई। फिर अगला था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो संधि हुई, इसमें क्या हुआ? तो शाह आलम को इलाहाबाद में रहने का आदेश दिया गया, जिसे शुजाउद्दौला ने कंपनी के संरक्षण में सौंप दिया था। 26 लाख रुपया वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना पड़ा। शाह आलम को उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों के लिए सैन्य, रक्षा, पुलिस और प्रशासन के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान का पालन करना था। ठीक है, और बंगाल में मुगल शासन लग गया। बंगाल में दोहरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया बंगाल में। तो बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार को दोहरी व्यवस्था की शुरुआत की, यानी कंपनी का और नवाब दोनों का शासन जो है बंगाल में चलेगा। तो कंपनी को दीवानी के रूप में अधिकार मिला। ठीक है, और बाकी जो प्रशासन का कार्य था नवाब को दे दिया गया। तो ये काफ़ी शोषणकारी था वहाँ पे। ठीक है, तो बंगाल का इस तरह से मामला जो है हुआ और 1772 में दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक है, द्वैत शासन जो पद्धति 1772 में समाप्त हुई। फिर अब मैसूर को देख लेते हैं। मैसूर में तो तालीकोटा के युद्ध के बाद 1565 में विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों के से कुछ छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें 1612 में मैसूर का क्षेत्र बना था। यह हिंदू राज्य था। ठीक है, तो मैसूर की ब्रिटिश विजय क्या कहती थी? मैसूर में बस ये पूछता है ये वाला कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो 1767 से 69 में हुआ, उसमें मद्रास की संधि हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर 1779 से 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। तीसरा जो हुआ 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चौथा जो हुआ 1799 में उसमें मैसूर को ब्रिटिश सेना द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, तो ये पूरा था। तो ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये पूरा उसको एक्सप्लेन करके दिया गया है, तो बस हमको शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि टीपू सुल्तान जो वो क्या नाम है कि हैदर अली किस वाली लड़ाई में मर गया था? तो हैदर अली की मृत्यु किस में हुई था? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई और बेटा टीपू जो था उसका सुल्तान बना। ठीक है, और इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। अगले वाले में जो था टीपू सुल्तान भी मर गया था 1799 वाले में। इसमें जो चौथा आंग्ल मैसूर था, तो इसमें जो था खत्म हो गया था टीपू सुल्तान भी।
हम लोग एग्जाम में पूछे वाले तथ्य जो हैं, एग्जाम में क्या क्या तथ्य पूछा गया है। सबसे पहले जो सिंध विजय हुआ इन लोग का, तो इस किसके समय हुआ? 1843 में सिंध विजय हुआ। एलन बरो गवर्नर जनरल था और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध विजय किया इन्होंने। तिब्बत विजय पूछता है तो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में कर्जन के समय में 1904 में विजय हुआ तिब्बत का। यंग हस्बैंड याद रखिएगा, पूछता है बार बार। तो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में कर्जन के समय में हुआ। ठीक है। आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, तो आंग्ल अफगान युद्ध में दो पॉलिसियों को अपनाया गया था। एक था ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी, तो ऑकलैंड एक था, इसमें अंग्रेजी प्रशासक था, तो ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी थी। इसमें क्या था कि इसे चाहता था कि रूसी खतरे जो उधर से आ रहा था, ऊपर से रूसी खतरा आ रहा था, खतरे से सीमा की रक्षा करना चाहता था। फॉरवर्ड पॉलिसी इसी की थी, किसकी थी? ऑकलैंड की थी, पूछता है। तो इसी के चक्कर में, सीमा की रक्षा करने के चक्कर में, त्रिपक्षीय संधि करता है। एक शाह सूजा से, अफगानिस्तान का जो शासक था शाह सूजा, फिर रणजीत सिंह से करता है, पंजाब के शासक थे, फिर ऑकलैंड जो था, ये ऑकलैंड जो फॉरवर्ड पॉलिसी लाता है, ये तीनों लोग इस पर त्रिपक्षीय साइन करता है इस पर, कि जब भी रूस अगर आक्रमण करता है, रूस आता है, तो ये हम लोग सब लोग साथ रहेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे। ठीक है। अगला इसमें सेकेंड पॉलिसी क्या थी इसमें? तो अकर्मण्यता की नीति, तो पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अकर्मण्यता की नीति किसने अपनाया था? तो जॉन लॉरेंस था वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉरेंस। तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, तो क्या था इसमें? ये सोचा कि अगर हम लोग अफगानिस्तान पे आक्रमण कर देते हैं तो अफगानिस्तान क्या होगा? तो अफगानिस्तान और रूस दोस्त हो जाएंगे अपने में। ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि पहले रसिया जो है अटैक करे, हम जो है अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर लें। ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव के अपने थे, कुछ नहीं कर रहा था, एकदम इनएक्टिव था, कि पहले रसिया आक्रमण करे तो हम इसके दोस्त बन जाए, अगर हम आक्रमण करते हैं तो रसिया इसका दोस्त बन जाएगा। इसलिए अकर्मण्यता की नीति, ये अकर्मण्यता की नीति अपनाया था जॉन लॉरेंस ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है। अब एलन बोरो से नॉर्थ बुक तक यही चला था। एलन बोरो से नॉर्थ बुक जो जितने भी गवर्नर जनरल आए, तो यही नीति चलती रही, अकर्मण्यता की नीति। ठीक है। जो गंडक की नीति है, गंडक की संधि हुई इसी में 26 मई 1879 को गंडक की संधि हुई। किसके किसके बीच? याकूब खान और लॉर्ड लेटन के बीच में। तो गंडक की संधि किससे संबंधित? तो आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है, 1879 में हुई। ठीक है। इसके अलावा जो अगला देखते हैं हम लोग, इसके अलावा क्या हुआ? लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन कब चालू हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन 1764 में चालू हो गया था बंगाल में। ठीक है। तो क्लाइव एक प्रशासक क्लाइव था, या इसके जगह पर कोई भी शासक रहता है बाहर से, अंग्रेजी शासक, तो वो रहेगा, और फिर बंगाल का जो नवाब रहेगा, तो दो ये भी रूल करेगा, राजस्व जो वसूलेगा, नवाब जो है प्रशासन देखेंगे। ठीक है। तो 1764 से ये प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, तो सबसे पहले डुप्ले जो था, वो सबसे पहले डुप्ले जो था सर्वप्रथम सहायक संधि लाया था। उसमें भारतीय राजाओं की सहायता देना था, और उनसे सहायता देकर वो उनसे धन लेता था। कौन था? तो ये डुप्ले था। तो व्यवहारिक रूप में जो है बेलेजली ने इसको व्यवहारिक रूप दिया, और 1798 में इसे लागू किया हैदराबाद में, फिर मैसूर में, फिर तंजौर में, फिर अवध में, फिर पेशवा को, फिर बरार के भोसले को, फिर सिंधिया को, फिर जोधपुर को, जयपुर को, मुच्छेसरी को और भरतपुर को। तो याद रखिएगा, ये पूरा क्रम में ही दिया हुआ है ये। ठीक है। फिर से इलाहाबाद की संधि होती है। तो फर्स्ट जो संधि इलाहाबाद की होती है 12 अगस्त 1765 को होती है, जो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। सेकेंड इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त को होती है। ठीक है। 1764 में 65 में ये होती है अवध में। अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों के बीच में ये होती है। ठीक है। तो इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो एग्जाम में शायद पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे ही, इनके बीच होती है। उसके बाद में श्वेत विद्रोह एक होता है, तो पूछता है कभी कभी श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो है लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ। सैनिक का विद्रोह था, इसमें जो अंग्रेजी सैनिक थे, उसी ने 1766 में विद्रोह कर दिया था। कारण ये था कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। किसने? तो क्लाइव ने कहा कि सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर देता हूँ, केवल दोहरा भत्ता उन्हीं को मिलेगा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कार्यरत हैं, उन्हीं को दोहरा भत्ता मिलेगा। इसी वजह से श्वेत विद्रोह हो गया था 1766 में। ठीक है। अब विभिन्न युद्ध देख लेते हैं, जो ऊपर हमने देखा है उसी का समरी देख लेते हैं इसमें। तो आंग्ल फ्रांस युद्ध था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो पहला युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था, 1746 से 48 के बीच में था। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है। सेंट थोमे का युद्ध, इसी के अंदर एक सेंट थोमे का युद्ध हुआ 1748 ईस्वी में। तो सेंट थोमे का युद्ध मिलाता है। संधि कौन सी हुई इसमें? तो एक्स ला चैपल की संधि 1748 ईस्वी में एक्स ला चैपल की संधि हुई। दूसरा कर्नाटक वार जो है 1749 में हुआ, से 1755 तक चला ये। ठीक है।
इसी में अंबूर का युद्ध हुआ था, 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ, जिससे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और फ्रांस की सेना ने एक साथ इसमें लड़ रही थी। चंदा साहब और फ्रांस की सेना जो थी एक ही साथ थी। ठीक है। तो इसमें जो है पौंडीचेरी की संधि हुई 1755 में। तो सेकेंड कर्नाटक वार में पौंडीचेरी की संधि होती है। फिर कर्नाटक, थर्ड कर्नाटक वार आता है। ठीक है। तो इस युद्ध में के अंदर ही बांडीवास का युद्ध हुआ। ठीक है। इसमें अंबूर का युद्ध हुआ था, इसमें बांडीवास का हुआ था। इसमें पहले वाले में सेंट थॉमे का युद्ध होता था। पहले सेंट थॉमे हुआ है, फिर अंबूर हुआ है, फिर से बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में 22 जनवरी को। ठीक है। 1756 से 63 तक कर्नाटक थर्ड वार चलता है। इसमें जो होती है पेरिस की संधि होती है। तो मिलान कराता है कौन संधि किसमें होती है। तो लास्ट में जो है थर्ड कर्नाटक में पेरिस की संधि होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। इसके अगला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली वाला। तो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो फर्स्ट युद्ध जो होता है 1767 में होता है 1769 तक। इसमें मद्रास की संधि होती है, 1769 में मद्रास की संधि होती है। इसके अलावा सेकेंड युद्ध होता है 1780 से 84 में, तो मैंगलोर की संधि इसमें होती है। थर्ड युद्ध होता है 1790 से 92 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें होती है 1792 में। फोर्थ आंग्ल मैसूर जो होता है 1799 में, इसमें जो होता है मैसूर का अंत हो जाता है और उसका अंग्रेज अपने में विलय कर लेते हैं। अगला आंग्ल सिख युद्ध जो होता है, तो आंग्ल सिख का जो पहला युद्ध होता है 1845 से 1846 में, लाहौर की संधि उसमें की जाती है 1846 में। सेकेंड जो आंग्ल सिख युद्ध होता है, दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। रणजीत सिंह पूछता है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सुकेर चकिया मिसल से, सुकेर चकिया मिसल से संबंधित है रणजीत सिंह, याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना किस किस कहाँ पे हुई थी, तो 1756 में सिराजुद्दौला के शासन में बंगाल में हुई थी। ठीक है। ये अवध में हुई थी, बंगाल में हुई थी कि अवध में, तो बंगाल के कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम में एक छोटी सी काल कोठरी थी, उसी में ये घटना हो गई थी। तो सिराजुद्दौला से ही गलती हुई थी। इसका बहुत आलोचना की है सब विदेशों में। इसी वजह से जो है सिराजुद्दौला को किसी तरह से मिला लिए सभी लोग, झगड़ा लड़ाई करके इनको बर्बाद कर दिया सिराजुद्दौला को। फिर विदेश नीति में देखते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच होता है। तो उसमें सिंगरौली की संधि होती है 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था। बर्मा युद्ध होता है। फर्स्ट बर्मा युद्ध 1824 से 26 में होता है। इसमें जो है यार्डबू की संधि होती है 1826 में। लॉर्ड एम्स्टर जो होता है, एम्स्टर, इसमें जो होता है वो होता है गवर्नर जनरल होता है। सेकेंड जो होता है डलहौजी के समय होता है, सेकेंड बर्मा युद्ध। थर्ड बर्मा युद्ध जो होता है डफरिन के समय होता है। तो ये समय पूछ लेता है कभी कभी किसके काल में हुआ था। ठीक है। तो ये जो पूरा मामला था, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सीधा सीधा इसका समरी हमने दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे अपने जो मुख्य विषय है उस पर चला जाएगा। तो 1-1.5 घंटे का ये मामला था पूरा। तो इतना पूछता है बार बार घुमा फिरा के, तो इसी वजह से दिया गया है। और जो था इसमें देख लेंगे कि कब कब विवरण हुआ था, तो बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो आप इसमें से इसको मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है अच्छे से। तीन बर्मा युद्ध हुए थे। गोरिल्ला विद्रोह की समय सिंगरौली की संधि 1816 में गोरखाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नेपाल के साथ हुआ था। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है अंदर थोड़ा देखना है, तो इसको पूरा ये PDF आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।